अस्सलाम गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्या हाल है? क्या था? जगाने के लिए था। इतना ऊंचा था। खैर एनीवे, क्या हाल है आप लोगों का? गुड मॉर्निंग। हाउ इज इट गोइंग? हाउ कोल्ड इज इट इन योर सिटी वेयर यू आर वाचिंग अस फ्रॉम? हम जरूर जानना चाहते हैं क्योंकि आज हम आप लोगों के साथ मिले हुए हैं ना सर्दी आजकल, क्योंकि हमारे यहाँ भी सर्दी है। मतलब वी कैन से दैट। अच्छा, जो इस वक्त कराची में मौसम है वो सर्दी ही है। वो सर्दी है और कराची में बड़े कम ऐसे दिन हमें मैसर आते हैं जब हम वो तदबीरें ढूंढें जब हमें सर्दी से बचाव के लिए कुछ करना पड़े। जैसा कि कल शाम में मैं वॉक कर रहा था अराउंड 7-8 बजे और बहुत ठंड थी। और ठंड अगर आप आधा घंटा मुसलसल वॉक करें, मेरा ऑब्वियसली इज कोल्डर देन द रेस्ट ऑफ द सिटी, सो ये सारा एरिया हुआ ऐसा लग रहा था फ्रीज हो गया। सो मुझे अंदर आके लिटरली मैंने अंडे उबाले और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने अंडे उबाले। इतनी सर्दी नहीं है। ठीक है, इतनी नहीं है। मुझे नहीं पता वेयर ही लिव्स, परहैप्स वहाँ बर्फ पड़ रही होगी। वेयर आई लिव वहाँ बहुत ठंडी हवाएं चल रही। सो वो ठंडी हवाएं जब आपके नाक और आपके माथे पे मुसलसल टकरा रही हो तो ऑब्वियसली इट गिव्स यू अ सर्टेन हेडेक और वो होता है, आपको ऐसा लगता है जिसको हम आम जुबान में कहते हैं कि ठंड लग गई है। सो वो तो भाई को ठंड लग गई है, वैसे ठंड है कराची में और ये कोई 3-4 दिन ही रहेगी। सो वी आर गोइंग टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। हम उसकी बात भी करेंगे, हम उसको एंजॉय भी करेंगे, हमें लगेगी भी। अगर आपको लगे कि इनको क्यों ज्यादा लग रही है और ये क्यों इतना बोल रहे हैं तो जरा समझ जाइएगा कि हमारे यहाँ साल में लिटरली हमें एक हफ्ता इस किस्म की सर्दी का मैसर आता है। ये सोच के आप हमें माफ भी कर दीजिएगा। सो लेट अस एंजॉय दैट। अच्छा, अभी आगे बढ़ेंगे। सियासी गर्मा गर्मी ऑल्दो चल रही है और वजीर आला खैबर ठंड नहीं पड़ती, वहाँ नहीं ठंड पड़ रही किसी को। कलेजे में ठंड पड़ जाए ना, वो वाली बात है नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा। इतनी सर्दी में भी किसी को ठंड नहीं पड़ रही। और ताज़ा बयान जो है ना वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का, उसने जरा और इजाफा कर दिया है टेम्परेचर में, या आग लगा दी है हम कहेंगे, और बड़ा ही मुतनाज़े बयान उससे समझा जा रहा है। लेकिन बैकग्राउंड, एक्सक्यूज मी, पहले हम जरा बैकग्राउंड भी दे दें कि खैबर पख्तूनख्वा में रियासती रिट मुसलसल चैलेंज हो रही है। बात ये स्टार्ट हुई थी और सूबे का अमन व अमान जो है वो दाव पर लगा है। दहशत गर्दों के हमलों से स्कूल, मसाजिद, सिक्योरिटी फोर्सेज, उलमाए कराम और आम लोग जो हैं कोई भी महफूज नहीं है। कल टांक में बख्तर बंद गाड़ी के करीब धमाके में एक SHO समेत 6 पुलिस एहलकार शहीद हुए, एक रागीर भी जान से चला गया और CTD और पुलिस की जवाबी कार्रवाइयों में 8 दहशतगर्द भी मारे गए। सो दिस वाज द होल बैकग्राउंड ऑफ इट। वफाकी हुकूमत सूबे में अमन अमान की खराब सूरत हाल की जिम्मेदारी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर डालती है, मगर सूबाई हुकूमत का मौक़िफ़ रहा है कि दहशत गर्दी रियासती पॉलिसियों का नतीजा है। ये सूबाई हुकूमत का मौक़िफ़ है कि जो दहशत गर्दी हो रही है रियासती पॉलिसियों का नतीजा है। वफाकी हुकूमत की जानिब से ऐसी बातें भी हो रही हैं कि अगर खैबर पख्तूनख्वा के हालात ना संभले तो गवर्नर राज का ऑप्शन भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल जी। और इस वक्त हालात ये हैं कि सियासी इख्तलाफात का सबसे ज़्यादा फ़ायदा दहशत गर्दी उठा रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा समेत दीगर आलमी तंजीमें कह रही हैं, अच्छा पॉइंट टू बी नोटेड, अक़वाम मुत्तहिदा समेत दीगर आलमी तंजीमें, पूरी दुनिया के जरीदे, मतलब ये रोज़े रोशन की तरह आया है ये फैक्ट कि अफगानिस्तान की सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है और मुसलसल हो रही है और पाकिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस को तवातुर के साथ निशाना बनाया जा रहा है। हमारे जवान, हमारे अफसर, हमारे सिविलियन शहादतें दिए चले जा रहे हैं। बट द सैड बिट इज, डिसअपॉइंटिंग रादर बिट इज कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इस मामले में भी वफाकी हुकूमत के साथ हम आहंग नहीं है। वो अपनी एक डगर पे चले हुए हैं। वजीर आला रियासती बयानिए के बिल्कुल उलट बयानात जो हैं वो दे रहे हैं, बल्कि कल तो हद ही हो गई। हाँ, क्या कहा? हम चलाएंगे नहीं क्योंकि हमें मुनासिब ही नहीं लग रहा उनकी बात को हम आपको दोबारा दिखाएं। उन्होंने कहा कि और जो हमसाया मुल्क हैं अफगानिस्तान के, उनको तो तकलीफ नहीं है, उनको तो प्रॉब्लम नहीं है। वैसे जरा देख लें कि और हमसाया मुल्कों में भी कार्रवाइयां हुई हैं और उनका क्या रिएक्शन आया है, और अगर कोई दहशतगर्दी अफगानिस्तान से हो रही है तो उसके सबूत उन्हें फराहम किए जाए। तो आप पहले तो डिसाइड कर लें कि आप हैं किसके साथ। इन एनी केस वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि कौमी बयानिए के खिलाफ कोई गुफ्तगू बर्दाश्त नहीं होगी और इस किस्म की बातें होंगी तो लिटरली मतलब कौन बर्दाश्त करेगा? इन एनी केस डिसरिस्पेक्टफुल बयान है टुवर्ड्स ऑल दोज़ हु हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। दैट्स राइट। तलाल चौधरी साहब का क्या कहना था? अब्दुल्ला, पहले वो सुन लेते हैं फिर आगे चलते हैं। मैं दोबारा आपको बता दूं, कोई वजीर आला हो या कोई आम रहनुमा, कौमी बयानिए के अगेंस्ट कोई बातचीत, कोई गुफ्तगू, किसी किस्म की अबहाम या मुबहम
गुफ्तगू बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप स्ट्रीट मूवमेंट चलाएं, 100 दफा चलाएं, सियासी तहरीक चलाएं, 100 दफा चलाएं, लेकिन पाकिस्तान के इस्तेकाम और पाकिस्तान के अगेंस्ट वो दहशतगर्द जिन्होंने ना हमारी मस्जिद छोड़ी है, ना मदरसा, ना बाजार छोड़े हैं, ना स्कूल, इन्होंने ना बच्चे छोड़े हैं, ना सिक्योरिटी फोर्सेस, आप उनके बारे में अगर बयानियां बनाने की या नरम रवैया रखने की कोशिश करेंगे तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है। आपको उठा के भी वहीं फेंकेंगे जहां पर उन्हें फेंकना है। इतनी हमदर्दी है तो तशरीफ ले जाएं वहीं अफगानिस्तान। वफाकी हुकूमत का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अफगानिस्तान की तर्जुमान बनी हुई है। बज़ाहिर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बयान तहरीक इंसाफ की सियासी मुश्किलात में इजाफा करे या ना करे, मगर वफाक और सूबे में सियासी इख्तलाफात की पहले से मौजूद खलीज ज़रूर गहरी होगी। और वफाकी वज़ीर इत्तलात ने भी सोहेल आफरीदी के ताज़ा बयान पर सख्त रद्द अमल दिया है। वैसे उस बयान पे भी आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे हर जगह मौजूद है। एक लम्हे के लिए तो आप हैरत ज़दा हो जाते हैं कि ये वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम, कि ये कैसे कोई कह सकता है, और वो भी चीफ मिनिस्टर ऑफ अ प्रोविंस जहां पे हर रोज शहादतें हो रही हैं एवरी डे, एंड वहां का चीफ मिनिस्टर अगर ये कहे कि ज़रा सबूत तो दे दें, बाकी किसी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये कहाँ से, ये आसमान से नाजिल होते हैं दहशतगर्द, ये कहाँ से आते हैं? ये कहीं से तो बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे हैं। अता तारक का क्या कहना, और अगर आपके अपने सूबे में है तो फिर तो और बड़ा सवालिया निशान है। इस्लाम जो मजहब है वो अमन का मजहब है, वो अमन का पैगाम लेकर आया है। और ये आए रोज जो दहशतगर्द कोशिश करते हैं कि वो अपने नजरियात जिनका ना इस्लाम से ताल्लुक है, ना पाकिस्तान से ताल्लुक है, ना किसी भी इंसानियत से उसका ताल्लुक है, उसको फरोग दें। हम उसका डट के मुकाबला करेंगे, वो नैरेटिव बिल्डिंग के अंदर हो, वो बाहर आउटरीच करनी हो कम्युनिटीज के साथ। तो ये जो पेशावर का कल का दौरा है कौमी पैगाम अमन कमेटी का, ये इंशाल्लाह ताला बड़ा करामत साबित होगा। में तमाम जो मकतबा फिक्र के उलमा हैं उनसे भी वहां पे मुशावरत होगी, बातचीत होगी, और ये पैगाम घर घर पहुंचाया जाएगा कि दीन इस्लाम अमन का मजहब है और हम अमन का फरोग चाहते हैं। और ये लोग जो जिन नजरियात पे चल रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, और ये फॉरेन फंडेड एजेंडा होता है अक्सर। मतलब आप देखते हैं कि फितनल हिंदुस्तान, फितनल खवारिज, ये कौन सा इस्लाम है कि भारत और आके यहाँ पे धमाके कर दो। अफगान हुकूमत जाके हर दूसरे दिन भारत में जाके उनसे कोई मुज़ाकरात करते हैं, भाई किस बात के मुज़ाकरात हैं? आपकी कोई तजारत चल रही है उनके साथ? आपका कौन से ऐसे बामी ताउन के एरियाज हैं जहां पे आप उनसे मजीद जो है वो मुशावरत कर रहे हैं? तो ये दिन ब दिन ये एक्सपोज होते जा रहे हैं फितनल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज। मतलब हम जितनी भी बातें कर लें, बॉटम लाइन तो यही है कि दहशतगर्दी का खात्मा अगर करना है तो तमाम सियासी जमातें हैं उनको वक्त ज़ाया किए बगैर एक सफ़े पर आना होगा। और ख़ास तौर पर वफाकी हुकूमत का काम है कि वो मामले में इत्तफाक़ राय जो है वो पैदा करें। और आखिर कब तक खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी की इस आग में जलता रहेगा? और केपी के भी जो मिनिस्टर्स हैं, केपी के जो लीडर्स हैं, जो सीएम हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए कि हमारे यहाँ हो क्या रहा है। मतलब एक टर्म होता है ना, आडा लेने वाली बात अब नहीं रही कि वफाक के साथ हर बात पे ही आडा लेना है, इवन इफ इट इज़ नॉट वर्किंग इन योर ओन फेवर। आप देखें तो सही कि आपके यहाँ क्या हो रहा है। एंड यू नो इसमें किसका नुकसान होता है? इसमें सिर्फ आवाम का नुकसान, ये इनको नजर आ रहा है, इसमें सिर्फ आवाम का नुकसान होता है, इसमें सूबे की मईशत का नुकसान होता है, इसमें मुल्क पाकिस्तान का नुकसान होता है। इस पर ज़रा बात करते हैं इख्तियार वली साहब को, वज़ीर आज़म के बराए इत्तलात, उनसे बात करते हैं। शुक्रिया आपका इख्तियार साहब। इख्तियार साहब, खैबर पख्तूनख्वा जिस तरह दहशतगर्दों के निशाने पर है, अब ये मामला कतई सियासी नहीं रहा है। मतलब आए रोज़ की शहादतें हैं, हर रोज़ के वाक़यात हैं, इस पर एक मुतफ़िक़ा कौमी बयानिया ज़रूरी है, होना ही चाहिए। लेकिन तहरीक इंसाफ ने जो अब ताज़ा बयान दिया है, पर्टिकुलरली सीएम केपी ने, क्या आपको लग रहा है ये मामला किस डायरेक्शन में जा सकता है? मुस्लिम लीग नून और दीगर हुकूमती जमातें भी उन पर तनकीद के अलावा क्या ही करती हैं? इसके अलावा कोई इरादा है जिम्मेदारी उठाएं, कोई फैसला करें? बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। इनफैक्ट बात ऐसी है कि कौमी बयानिया हो, कौमी यकजहती हो, कौमी यगानगत हो, कौमी वहदत हो, उसके लिए आप पूरे पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को तो इकट्ठा कर सकते हैं। आप कुछ मुल्कों को भी अगर इकट्ठा करना हो तो आप उसको इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू पीटीआई थिंग देन इट्स बिकम डिफ़िकल्ट, इवन बिकम इम्पॉसिबल।
बिकॉज उनका मसला कौमी वहदत नहीं है, उनका मसला कौमी मसाइल नहीं है, उनका मसला इश्क पाकिस्तान नहीं है, बल्कि उनका मसला इश्क इमरान है। अगर उनका ये मसला हल हो जाए, और जो मुझे हल होता हुआ नज़र नहीं आता, जिस बंदे को जितनी सज़ा सुनाई जा चुकी है, उनके ख़िलाफ़ जितने शवाहिद और ठोस शवाहिद आए थे, उसके बाद मुझे लगता नहीं है कि इस तरह की कोई चीज़ होगी। सो वो किसी और डायरेक्शन में जा रहे हैं, और पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की खुशहाली और कौमी यकजहती, उसका रुख किसी और तरफ है। तो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई इस तरह की उम्मीद रखना कि वो किसी कौमी बयानिए का हिस्सा बन जाएंगे, कौमी यकजहती का हिस्सा बन जाएंगे, फ़िलहाल मुझे इसकी कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। अच्छा, फिर एक और बात भी समझा दें इख्तियार वली साहब के वफाकी हुकूमत की तहरीक इंसाफ पर सबसे बड़ी तनकीद ये है कि वो लोग जो हैं वो ऑपरेशन के हक में नहीं हैं, लेकिन वहाँ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पहले ही चल रहे हैं और किसी ग्रैंड ऑपरेशन की बात कोई कर नहीं रहा। फिर ये इशू क्यों बनाया जा रहा है? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हमेशा उसने कोशिश की है कि वो चीज़ों को मुतनाज़ बना दे और उसको डिस्प्यूटेड बना लें। इसके अलावा और उनके पास कोई ना कोई विज़न है, ना कोई प्रोग्राम है, ना उनके पास कोई समझ बूझ है, ना अकल है। आप ख़ुद सोचिए कि वफाकी हुकूमत पर तनकीद किस बात की? जब सुहेल आफरीदी साहब वज़ीर आला बने, वज़ीर आज़म ने उनको टेलीफोन किया, उनको मीटिंग के लिए बुलाया, जो इन्हीं टेररिज्म पर, कौमी यकजहती पर और खैबर पख्तूनख्वा के फ्लड इफेक्ट्स की रिहेबिलिटेशन के लिए थी। लेकिन इन्होंने ये वाज़ेह अल्फाज में कह दिया कि मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ, लेकिन मैं इसमें नहीं बैठूँगा, बिकॉज़ मेरा मसला इश्क पाकिस्तान नहीं है, मेरा मसला इश्क इमरान है। और वो ये समझते हैं कि उनका काम स्ट्रीट मूवमेंट है या सियासत है या गंदी सियासत है, पाकिस्तान के मसाइल के साथ उनका कोई लेना देना है नहीं। हमारे ऊपर तनकीद करके तो वो अपनी मुर्दा घोड़े में वो उसमें जान डालने की कोशिश करते हैं, वरना उनके पास क्या है? अगर आप उनसे उनकी परफॉर्मेंस पूछें, ये बुरा मान लेते हैं। अगर आप उनसे पूछें कि आपने अपने पौने 4 साल की वफाकी हुकूमत में क्या किया है, तो ये बुरा मान जाते हैं। अगर आप इनसे, और हम उनको क्यों बुरे नहीं लगेंगे जब हम इनसे पूछते हैं कि 13 साल आपने खैबर पख्तूनख्वा पर हुकूमत की है, किसी वक्त नई यूनिवर्सिटी का नाम ही बता दें तो इनके पास नाम नहीं होते। हस्पताल का पूछे तो ये कहते हैं कि लेडी रीडिंग अस्पताल हमने बनाया है, जो हयाताबाद मेडिकल कम्प्लेक्स अस्पताल है वो हमने बनाया है। अब ये आपको भी पता है, पूरी कौम को पता है, ये अस्पताल पाकिस्तान बनने से पहले के बने हुए अस्पताल है। हैसियत सियासी मुखालिफ ज़ाहिर है उन पर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन उनका ये तर्ज़ सियासत है, वो अपनी सियासी डायरेक्शन का फ़ैसला करने में मुकम्मल आज़ाद हैं और होना भी चाहिए। लेकिन आपका ताल्लुक़ भी ज़ाहिर है इसी सूबे से है। आप समझते हैं कि कई दिहाइयों से जो मामला चल रहे हैं, अचानक उन्हें डिसमेंटल करना या डिसकनेक्ट करना आसान तो नहीं है। अगर वहाँ मौजूद या बरसर इक़्तिदार पार्टी ये समझती है, PTI, कि अफ़गान तालिबान से बात करके मसला हल हो सकता है, तो उनको फिर एक दफ़ा मुकम्मल आप सपोर्ट फराहम करें, उनकी हौसला शिकनी करने के बजाय उनकी हौसला अफजाई करें, ताकि शायद कोई सलूशन निकल सके। मेरे ख्याल में ये टाइम गेनिंग की बात करते हैं, ये इनका मकसद टाइम गेन करना है और चीज़ों को गटमट करने की कोशिश करते हैं। आप देखिए कि जो दोहा मुआहदा हुआ था उसमें उनका किरदार क्या था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? वो भी तो मुज़ाकरात थे, इनके दौर में भी काफ़ी दफ़ा मुज़ाकरात हुए हैं। अभी भी रिसेंटली जो तुर्की में इस्तांबुल में मुज़ाकरात हुए, मुज़ाकरात ही थे। वो कोई किस्सा खानी बाज़ार में कोई कहवा पीने के लिए लोग मजलिस के लिए तो नहीं बैठे हुए थे। लेकिन जो सुहेल अफरीदी साहब ने इस पर बयानिया अपना दे दिया है, कल जो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि हमें सबूत पेश किए जाएं कि अफ़गानिस्तान जो है तो वो दहशतगर्दी में मुलव्वस है, तो मैं सुहेल अफरीदी साहब को इतना कहूँगा कि अगर आपके पास सबूत नहीं है तो आप अपने CM हाउस से निकल जाएं और 3 मिनट के फासले पर मीना बाज़ार है, वहाँ पर जाइए और रिकॉर्ड चेक करें कि 250 लोग वहाँ पर ख़वातीन और बच्चों समेत मार दिए गए थे। वदूद सन्स जाइए जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। कूचा रिसालदार जाएँ जहाँ पर अहले तशी का जो इमाम बारगाह है उस पर हमला हुआ था, जिसमें 100 से ज़ायद लोग मारे गए थे। और अगर फिर भी आपको कोई सबूत चाहिए तो APS के शोहदा जो मासूम बच्चे थे 150 से ज़ायद, उनके स्कूल चले जाएं, आपको सबूत मिल जाएंगे। और अगर फिर भी आपको सबूत चाहिए तो आ जाएं, हम आपको सबूत दे देंगे। लेकिन इस तरह ये गडमड करके और जो है ना वो
मशकूक किस्म का बयानिया आप जो थ्रो करते हैं, ये आपके इश्क इमरान का मसला है। आपका लीडर भी यही कहता था, वो भी ये फरमाते थे कि हम तालिबान को दफ्तर दे देंगे, उनको पैसे देंगे, उनको फंड्स देंगे, और फिर अपनी हुकूमत में 40-45 हज़ार लोगों को उन्होंने आबाद भी कराया था। जो 9 मई का वाक़या हुआ था वो भी इसी टेररिज्म का एक वो था, उसकी लेगेसी थी। 26 नवंबर भी इसी की लेगेसी है। मेरे ख्याल में जो दहशतगर्द तंजीमों ने किया है 9 मई को, वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है। ठीक है इख्तियार वली साहब, जो कुछ आप कह रहे हैं इससे साफ नज़र आ रहा है, इट इज़ क्रिस्टल क्लियर कि वफाकी हुकूमत और केपी हुकूमत के दरमियान ठीक ठाक ठन चुकी है। अब अगर ऐसा है तो फिर क्या जल्द ही कोई गवर्नर राज, इमरजेंसी, जो ऑप्शंस की बातें एक्चुअली होती रहती हैं, वो आप करने वाले हैं या नहीं करेंगे? देखें मैं एक बात बताता हूँ, सियासत अपनी जगह पर, रियासती मामलात अपनी जगह पर, रियासती ज़िम्मेदारियाँ अपनी जगह पर। हमने इनको डायलॉग के लिए बुलाया, डायलॉग इनके साथ हम करेंगे जब भी आएंगे। स्पीकर की सरबराही में कमेटी वहीं की बनी हुई है और वो इंटैक्ट है अभी तक जो प्राइम मिनिस्टर ने बनाई थी। दूसरी तरफ अगर पंजाब फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट्स आती हैं जिसमें 9 मई के वाक़यात की तस्दीक होती है और उसमें सुहेल अफरीदी गिल्टी जो है पाए जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये बेहतर है कि अब उनकी गिरफ़्तारी हो, अदालत उन्हें गिरफ़्तार करे, कोई कानून नाफिज करने वाले इदारे उनको गिरफ़्तार करें, तो ये बेहतर होगा कि वो ख़ुद ही इस्तीफ़ा दें, स्टेप डाउन करें। क्योंकि एक मुजरिम जो मुल्क में कौमी सलामती के इदारों के, हसास इदारों के दफातर पर और उनके तनसीबात पर मुलविस हो, उसको कोई रियासती ओहदा और बिलखुसूस फिर सूबे का वज़ीर आला रहने का कोई अखलाकी, कानूनी, आइनी, दस्तूरी जवाज़ नहीं रहता। तो बेहतर है कि वो इस्तीफ़ा दे दें, यही उनके हक़ में बेहतर होगा। अदरवाइज़ कानून ने अपना रास्ता ले लेना है। इख्तियार वली साहब, आप वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन साथ ही जो फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट की टाइमिंग, इस पर भी बड़े सवालात ज़ाहिर उठ रहे हैं। अब चूँकि वो स्ट्रीट मूवमेंट के लिए दौरे कर रहे हैं, अपने कारकुनों को एक्टिव करने की कोशिश कर रहे हैं और वज़ीर आला बन चुके हैं, क्योंकि इस वाक़े को ज़ाहिर अरसा हो गया 2 साल का। अब उनकी रिपोर्टें निकाली जा रही हैं फोरेंसिक लैब से और अब उनके खिलाफ केसेस के लिए इकट्ठे किए जा रहे हैं सबूत। और दूसरा यू नो द टाइमिंग सर्टेनली मेक्स इट ऑल सस्पिशियस। अच्छा, और वली साहब ने एक और बात की, ये वली साहब की बात पे बात नहीं मैं कर रही, लेकिन वैसे ही कि मतलब स्टेप डाउन कर दें, ये जो है ना कि किसी के अगेंस्ट कोई केसेस हो या फिर कोई हो मॉरल उसकी वजह से आप स्टेप डाउन कर जाए कोई, कहाँ हमारे यहाँ कोई एग्जाम्पल्स हैं पाकिस्तान में? ना शायद आगे कोई प्रेसिडेंट्स नहीं है हमारे यहाँ, दुनिया में है, हमारे यहाँ नहीं है। हम जरा ऑन ग्राउंड सूरत हाल मालूम करते हैं कि सूबे में अमन व अमान की एक्चुअली कंडीशन है क्या। अरशद अजीज़ मलिक साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, रेजिडेंट एडिटर हैं जंग पेशावर के। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। मलिक साहब, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक जंग हम सबको पता है लड़ी जा रही है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं, CTT सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत सी साजिशें नाकाम भी मनाती है, लेकिन फिर भी वाक़यात होते हैं। आपकी नज़र में अभी जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इसका टारगेट क्या है? मतलब जिसे कहते हैं ना, एक तो टारगेट वो कर रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को, लेकिन अचीव क्या करना चाहते हैं, हासिल क्या करना चाहते हैं? भारत ये चाहता है कि किसी तरीके से जो प्रॉक्सीज हैं इनका इस्तेमाल करके पाकिस्तान की रियासत को कमज़ोर करे, यानी पाकिस्तान को कमज़ोर किया जाए। तो ये इनका एजेंडा तो ये है। अब तालिबान जो हैं वो टारगेट करते हैं हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को, हमारे पुलिस के जवानों को, जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं उनको वो टारगेट करते हैं। एक तो उससे ये होता है कि खौफ व हरास फैलाने की भी कोशिश की जाती है। साथ साथ उनका जो बड़ा एजेंडा है वो ये है कि किसी तौर पर मुज़ाकरात के लिए आमादा किया जाए, हुकूमत को मजबूर किया जाए कि वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आ जाए। जब मुज़ाकरात की मेज़ पर आते हैं तो असल में फिर उनका ये एजेंडा होता है कि जब भी मुज़ाकरात हुए तो उनकी डिमांड क्या होती है कि जनाब ये मर्ज एरिया जो है, जो फाटा था साबिक, वो हमारे हवाले कर दें, यानी उसमें हमारी अमलदारी हो, हमें कोई रुकावट ना हो और वहाँ पे हम अपना निज़ाम नाफिज करें, जिसको वो सो कॉल्ड अपना इस्लामी निज़ाम कहते हैं।
तो ये असल में उनकी जो हिकमत अमली है वो ये है। यकीनन इसमें भारत उनको सपोर्ट करता है, और अब तो अफ़गानिस्तान के अंदर से भी ये इतलात हैं कि अफ़गान हुकूमत भी उनको सपोर्ट कर रही है। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जो इस दहशतगर्दी की जो जंग है उसके पीछे हैं। अच्छा अरशद साहब ये बताएं, इनसाइड दें, जो भी वाकया होता है उसका कनेक्शन अफगानिस्तान से मिल रहा है। अफगानिस्तान के तालिबान रजीम की जानिब से सरहद के उस तरफ क्या कुछ कंट्रोल करने की कोशिश है भी या नहीं? आपके पास कोई काबुल, कंदाहार वगैरह से कोई खबरें हैं इस किस्म की? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा कि जितने भी वाक़यात हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, अगर आप 10 बड़े वाक़यात को देख लें तो उसमें भी आपको नज़र आएगा कि अफ़गानी जो हैं वो मुलविस हैं। और ये जो प्लानिंग है सारी, चूँकि अफ़गानिस्तान के अंदर होती है, और तहरीक तालिबान समेत वहाँ पे तकरीबन 2 दर्जन के करीब दहशतगर्द तंजीमें हैं। एक बयानिया तो ये भी बनाया जाता है ना कि जी पाकिस्तान को सिर्फ क्यों टारगेट कर रहे हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो ये जो दहशतगर्द तंजीमें हैं ये अफ़गानिस्तान से बैठ के पूरे ख़त्े में ही तकरीबन दहशतगर्दी की वाक़यात जितने भी हो रहे हैं उनमें ये मुलविस हैं। अब ऐसी सूरत हाल में जब हम समझते थे कि तालिबान जब 2021 में आगे बरसर इक़्तिदार, यानी उन्होंने कब्ज़ा कर लिया, तो हमारा ये ख्याल था कि शायद वो ये जो दहशतगर्दी की वारदातें हैं ख़ुसूसन तहरीक तालिबान को वो रोकेंगे, लेकिन मामला उसके बरक्स निकला। शुरू में ये भी कहा जा रहा था कि शायद उनकी नीयत है लेकिन उनकी कैपेसिटी नहीं है। लेकिन जब मुज़ाकरात शुरू हुए दोहा में, उसके बाद इस्तांबुल में, दुबई में, तो ये चीज़ वाज़ेह हो गई कि तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है वो किसी भी किस्म की जो दहशतगर्दी की वारदातें हैं पाकिस्तान के अंदर उनको रोकने में संजीदा नहीं है। उनका इस हवाले से वो नहीं चाहते कि वो तहरीक तालिबान के साथ कोई मसला उनका पैदा हो। वो चाहते हैं कि तहरीक तालिबान के साथ उनके जो रवाबित हैं, ताल्लुकात हैं, वो बेहतर रहें। इस तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान को ये वाज़ेह हो गया है कि जो अफ़गान तालिबान हैं उनकी नीयत ही इस हवाले से ख़राब है। वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर अमन आए। इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स इशू। बहुत शुक्रिया आपका अरशद अजीज़ मलिक साहब। और जहां हम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान की बात कर रहे थे, वहीं वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला का जो बयान है एक सूबे के मुंतखब वज़ीर आला के बारे में कि आपको वहाँ भेज देंगे, या और भी उन्होंने कुछ सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, नामुनासिब है वैसे वो भी। अच्छा ये भी आप बल्कि सुन सकते हैं कि सिंध हुकूमत PTI से घबरा गई। उसने जिनाबाग में आंसू गैस की शेलिंग और लाठीचार्ज किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मावन खुसूसी शफ़ी जान का ये इल्ज़ाम है। कहा कराची में मैंडेट हमारा था और हमसे सीटें जो हैं वो छीनी गई हैं। बहुत कुछ उन्होंने कहा। हमारे साथ जो कुछ हुआ उसके बाद हुकूमत किस मुँह से हमारे साथ मुज़ाकरात में बैठेगी, हम तय कर चुके हैं कि मफाहमत का रास्ता मुज़ामत से ही निकलेगा। कल वो जियो के प्रोग्राम आशा खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे, सुनिए। एक खुले दिल से हमें वेलकम किया जा रहा था और हम उसको सराह भी रहे थे। अब ये हमें भी पता नहीं चला कि क्या हुआ। पहले 2 दिन सब कुछ ठीक था, शायद इन्होंने जिससे पूछना था वहाँ से इनको कोई हामी जो है वो नहीं मिली। और दूसरी बात यह कि सिंध हुकूमत एकदम से घबरा गई। हम कोई स्ट्रीट पे जलसा नहीं करना चाह रहे थे। जब सोहेल आफरीदी साहब जिस दिन जलसागाह जाना था, फार्म हाउस से हम निकले, तब भी इन्होंने सिंध पुलिस के मोबाइल लगे हुए थे। मैंने अपने हाथों से उनको रिक्वेस्ट ही किया, उसके वो फुटेज मौजूद है कि हमें जाने दे, हम कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते थे। हमारे पास तो हज़ारों लोग थे, एक मोबाइल या 2 मोबाइल को हटाना कितनी बड़ी बात है, लेकिन हमने कानून को हाथ में नहीं लिया। ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि लोग निकलेंगे। जब लोग निकले, इन पे प्रेशर आए ऊपर से, जहाँ से इन्होंने पूछना था, जहाँ से शहबाज शरीफ पूछते हैं, क्योंकि ये दोनों तो एक लाइन में खड़े हैं। स्ट्रीट मूवमेंट होता ही ऐसी है कि हर चौक पे जो लोग जमा होते हैं, शायद हम इस्लामाबाद ना बुलाएं, हम पूरा पाकिस्तान जैम कर दें। वो रहनुमा जिन्होंने एक मस्बत बात की थी कि जी हमारे दरवाजे डायलॉग के लिए खुले हैं। जब मैंने आपसे पीपल्स पार्टी के हवाले से जुमे को सवाल किया था, अभी यही स्टेटस है या कुछ चेंज हो गया? अभी नहीं खुले।
अमन अब जो हुआ है हमारे साथ, उसके बाद किस मुंह से ये हमारे साथ बैठेंगे? इनके इख्तियार में नहीं है। एनओसी दे देते हैं, शेलिंग करते हैं, ये मुज़ाकरात इनके इख्तियार में है, ये बेइख्तियार हैं। जो गड़ी खुदा बख्श में बिलावल साहब ने तकरीर की या जरदारी साहब ने तकरीर की, तो उस तकरीर के बाद शहबाज शरीफ भी खतरे में पड़ गए हैं, क्योंकि ये भी दौड़ में शामिल हो गए हैं। ये भी सिर्फ इशारे के इंतज़ार में है। देखिए, मजम्मत से ही मफाहमत का रास्ता निकलेगा, ये हम तय कर चुके हैं। इनका बिलावल भुट्टो साहब इतने लोग कराची में इकट्ठे नहीं कर सकता जितने हमने किए हैं। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि मुज़ाहिमत से ही मुफाहिमत का रास्ता निकलेगा, और उन्होंने कहा कि कराची में बिलावल भुट्टो नहीं इतने लोग इकट्ठे कर सकते जितने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने किए हैं। अच्छा, हमने सुना दिया वैसे एक दफ़ा फिर हम अपनी ज़रा बात कर लें, और ख़ास तौर पे कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की, रोडों का जो हाल है ना, वी हैव टू टॉक अबाउट इट बिकॉज दैट इज़ अफेक्टिंग एवरीबडी। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑब्वियसली आप जानते हैं, सब जानते हैं, सड़कों और गलियों का क्या हाल है, ये अब कोई राज नहीं रहा, राज हो ही नहीं सकता। उखड़ के मुंह पे आ रही है, राज कैसे कोई रह सकता है? तो अगर कोई कसर रह गई थी तो वो दीगर महकमे पूरी कर रहे हैं। महकमा गैस की जानिब से कराची ने कई माह पहले शहर खोद डाला था, लेकिन ये सड़कें गलियां अभी तक मुरम्मत की राह देख रहे, मतलब पहले खोद दिया और उसके बाद उसको मुरम्मत करने के कोई प्लान्स नहीं है। ये एटलीस्ट हमें लगना स्टार्ट हो जाता है वो भी वो क्या बदशक्ल होती है, वो इतनी बदशक्ल होती है कि आई विल स्पेयर द बदशक्लनेस ऑफ इट, लेकिन वो होती गलत है। उसमें अभी भी गड्ढे और खड्डे होते हैं, वो माल ज्यादा होता है या कम होता है। तो मतलब कितना मुश्किल काम है 2026 में एक सड़क के पैच को बराबर उसके लेवल पे बनाना। मतलब हाउ डिफिकल्ट वुड इट बी? अपेरेंटली वेरी, बिकॉज दे आर अनएबल टू डू इट। महकमा गैस से पूछे तो वो कहता है जी, ये गैस का महकमा कि मुख्तलिफ टाउन्स को रोड कटिंग में मद में करोड़ों रुपए दे चुके हैं, और इस वक्त कराची मुख्तलिफ महकमों, सियासी जमातों और बल्दियाती नुमाइंदों के दरमियान लिटरली सैंडविच बना हुआ है, और हर कोई जिम्मेदारी अपने कंधे से उतार कर दूसरे पे डाल रहा है। और इसमें पिस कौन रहा है? सैंडविच के बीच में कौन है? अवाम। इस बद इंतजामी की सजा कराची के करोड़ों शहरी भुगत रहे हैं। इससे भी बढ़कर अलमिया यह है कि अल्लाह अल्लाह करके कोई सड़क या गली बन जाती है तो किसी और महकमे को अपना काम याद आ जाता है और लोग अगले दिन सब इसको उखाड़ना शुरू कर देते हैं। सो ये है सूरत हाल। कोई सरकारी महकमा फिर नई सड़क खोद के चला जाता है। अब मेयर कराची शहरियों से कह रहे हैं कि ऐसा होने नहीं देंगे। वो आपको इस जगह को ओन करना होगा, आपको इसकी रखवाली करनी होगी, यहाँ के इलाके के लोगों को रखवाली करनी होगी कि ये नहीं हो सकता कि हम सड़क बनाएं और फिर कोई इदारा आके खोद के चले जाए। कोई कहे मैं गैस की लाइन डाल रहा हूँ, कोई कहे मैं बिजली की लाइन डाल रहा हूँ, कोई कहे मैं पानी की लाइन डाल रहा हूँ। लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं इन सड़कों को बनाने के लिए, और रात गए कोई आता है और खोद के चले जाता है। इस काम के लिए जो मकामी लोग हैं, जो मकामी क़यादत है, अहले इलाका हैं, उनको हमारा साथ देना होगा ताकि हम इन चीज़ों को ओन कर सकें और ओन करते हुए इन तमाम कामों को मुकम्मल कर सकें। किरण खान है हमारी साथी, हमें बताएंगी क्या सूरत हाल है शहर में मुख्तलिफ सड़कों गलियों की। किरण, बारिशों के बाद बड़े ऐलानात किए गए, भाई फलां बजट अब एलोकेट हो गया है, अब शहर की सड़कों की मरम्मत होगी, क्योंकि बेशतर बहुत सी नई सड़कें भी बारिशों में बह गई थीं, पुरानी जो थी वो तो हैं ही। मगर अभी भी आप चले जाएँ, हम जहाँ बैठे हुए हैं, अगर सदर टाउन की बात कर लें, फिर कह देंगे जी टाउन हमारे ज़ेर इंतज़ाम नहीं आते। भाई हमें नहीं पता किसके इंतजाम आते हैं, एंड ऑनेस्टली हमें नहीं पता होना चाहिए ना, हमें सड़कें ठीक में भी यही है, शहरी हुकूमत भी यही है। क्या सूरत हाल है? जो सड़कों का वादा था, कितनों की मुरम्मत आपको होती हुई नजर आई, कितनों की हो गई, कितनों की रह गई? देखिए, बिल्कुल कराची में इस वक्त जो है मुख्तलिफ जो 7 अजला हैं उसके मुख्तलिफ इलाकों और जो उसकी मेन शाहराएँ हैं उनकी सूरत हाल वाकई में बहुत ज़्यादा ख़राब है। मुर्तज़ा वहाब ने 1 अरब रुपए से कराची की ये जो सड़कें थी उसको बनाने का ऐलान किया था, पैच वर्क का ऐलान किया था। कुछ जगहों पे हमें पैच वर्क नज़र आए, जैसे लसबेला की तरफ हमें पैच वर्क जो है वो नज़र आता है, नुमाइश की तरफ थोड़ा पैच वर्क हुआ है, लेकिन वो इस टाइप का पैच वर्क है कि अभी भी आप जब वहाँ से गुजरेंगे तो आप सीधा नहीं गुजर सकते, यानी कि इस तरह का काम हुआ है। अच्छा, जो पैच वर्क हो रहे हैं, अगर पूरी एक सड़क जो है वो ख़राब है तो आधी सड़क पर पैच वर्क है, आधी सड़क वैसे ही ख़राब पड़ी हुई है। उसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर ओवरऑल जो सिस्टम है अगर उसको थोड़ा सा समझें कि इस वक्त कराची का इंतज़ाम 3 पार्टीज़ के हवाले है। वो 3 पार्टीज़, एक KMC है जो मुर्तज़ा वहाब जिसके मेयर हैं, वो पीपल्स पार्टी के जो है ज़िम्मे में आती है। इसी तरह टाउन इंतज़ामिया मुख्तलिफ टाउन्स जो हैं, इस वक्त कराची में 25 टाउन्स
हैं, जिसमें से 9 टाउन्स जमात इस्लामी के पास हैं, और उसी तरह जो है वो MNAs और MPAs जो हैं वो MKM के हैं। अब इस वक्त मैं जिस रोड पे खड़ी हूँ, अगर मैं उसकी सूरत हाल थोड़ी सी आपको बताऊँ, ये नॉर्थ नाज़ाबाद का इलाका है। यहाँ पे 3 मेन सड़कें हैं जो मुख्तलिफ ब्लॉक्स के दरमियान में आती हैं, जो कि लिंक रोड कहलाती हैं। एक सड़क इससे पहले जो ब्लॉक G और H के दरमियान है, वो जमात इस्लामी ने अपने दौर में, अभी जब टाउन हुआ है उनका, तो उन्होंने बनवाई है। अभी जिस सड़क पे मौजूद हूँ, ये भी टाउन को बनवानी थी, लेकिन यहाँ पर पिछले साल मुर्तज़ा वहाब आए थे कि आखिर में, पिछले साल के आखिर में, और उन्होंने कहा था, लेकिन आप साथ साथ दिखा भी दें। हम चाहते हैं कि आप हमें जरा दिखाएं कि कौन सी सड़कों की बात हो रही है। बिल्कुल जी जी, मेरे कैमरामैन अगर सर्वर आपको यहाँ पर दिखाएं, इस वक्त ये मोटरेबल सड़क नहीं है, ये बिल्कुल सड़क अब बंद हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी गाड़ी इस तरह चला ही नहीं सकते, बिल्कुल अनइवन है। उसके साथ जो सड़क जा रही है वो 2 वे बन गई है, लेकिन वो पूरी खुदी हुई है और वहाँ पर गटर मुस्तकिल बहता रहता है, वो सड़क पूरी टूटी हुई है। मुर्तज़ा वहाब यहाँ पर आए थे 2025 के आखिर में, और उन्होंने नवंबर में आई गैस, और उन्होंने यहाँ पर संगे बुनियाद रखा था। ये सड़क टाउन को बनानी थी, लेकिन उन्होंने दावा किया था कि वो ये सड़क बनाएंगे, और अब उस सड़क का वो हाल है कि उनके संगे बुनियाद रखने से पहले जो सूरत हाल थी, उससे बदतर सूरत हाल में ये सड़कें मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा। इसी तरह जब हमने इसी बात पे टाउन चेयरमैन से बात की, तो उन्होंने कहा ये हमें बनानी थी, लेकिन क्योंकि मेयर ने आके यहाँ पर किया, तो अब हम इस पर कोई काम नहीं कर सकते। तो ये सूरत हाल है। किरण, ये लग रहा है आप करेक्ट कर सकती हैं हमें अच्छी चीजों जी। किरण, हमें लग रहा है कि हैदरी मार्केट के आप कहीं करीब खड़ी हैं, कहीं उसके पीछे ये नॉर्थ नाज़िमाबाद की बात हो रही है, और वाकई जी बिल्कुल हमें नजर आ गया था। बहुत बुरा हाल है इस जगह का खास तौर पे, और ये तो एक एग्जांपल पेश कर रहे हैं। इसके अलावा सैकड़ों ऐसी जगह हैं मतलब जहां ये पैचवर्क वाली सड़कें जो है वो एक जमाने में शहर के उमरा रहा करते थे, मतलब बड़े घर 1500-1000 गज, 2-2000 गज, एंड देन नाज़िमाबाद का हाल तो अब मतलब देख के रोना आता है। अच्छा, एक और चीज किरण, शहरियों से कोई इर्द-गिर्द आपने बात की है? क्योंकि ये कहना मेयर की तरफ से कि आम आदमी जो है वो भी सरकारी महकमे जाके कंप्लेन कर सकते हैं, कौन कर सकता है? किधर जाएंगे? लोगों को क्या पता कि क्या होना है? वो तो लिटरली अपनी किस्मत समझ के इसको बर्दाश्त कर रहे हैं। देखिए, यही मसला है। जब लोग शिकायतों के लिए जाते हैं, उनको पता है कि अब टाउन सिस्टम आ गया है, उनके इलाकों के काम टाउन के जो चेयरमैन हैं, जो टाउन के UC चेयरमैन हैं, वो करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पर इस तरह सिस्टम जो है वो हुआ हुआ है कि 3-3 जगहों से सिस्टम पूरा चल रहा है सड़कों का। तो लोग जब शिकायत के लिए जाते हैं तो उनको यही जवाब मिलता है कि ये हमारे उसमें नहीं आती, हम ये सड़क नहीं बना सकते, हम इस पर काम नहीं कर सकते। तो ये सारी सिचुएशन है। जहाँ तक हम टाउन की बात करें तो जो SSGC ने करोड़ों रुपए नहीं, अरबों रुपए टाउन को जो है वो दिए गए थे रोड कटिंग की मद में। अगर मैं सिर्फ नॉर्थ नाज़ाबाद टाउन की बात करूं तो 2.3 अरब रुपए नॉर्थ नाज़ाबाद टाउन को बिफोर SSGC ने जब अपना काम शुरू नहीं किया था, उससे पहले अदायगी की गई थी। उसके बाद सड़कें खोद के गैस पाइपलाइनें डाली और उसके बाद सड़कें नहीं बनी, उन्होंने अरबों रुपए टाउन को दिए, लेकिन गैस आ गई क्या इलाके में? जी, गैस यहाँ पर जो कुछ जगहों पर अभी आना बाकी तो पहले भी रही थी, लेकिन जो नई इन्होंने लाइंस बनाई हैं उसके बाद अब उन लाइंस पर जो है गैस आना शुरू हो गई है। उनका काम ऑलमोस्ट जो 3 फेजेस में था वो कंप्लीट हो गया है। और यही चीज़ जब हमने टाउन चेयरमैन से पूछी तो उन्होंने कहा कि 50% इस इलाके का काम जो है वो हो गया है। रोड हमने बेहतर कर दी है मुख्तलिफ ब्लॉक्स की, लेकिन अभी भी बहुत काम इसलिए रहता है क्योंकि जो सीवरेज के मसाइल हैं। हमने एक इलाके की हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट वहाँ गई है, वैसे तो ऑलमोस्ट पूरे कराची का यही हाल है, ऑलमोस्ट। मतलब जहां आपको लगेगा ना कि नहीं यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, सड़कें बनी हुई हैं, जरा ड्राइव करें उन सड़कों पे। नहीं हुमा वेरी फेमस कैनेडियन फ्रेंचाइज ऑफ ब्रेकफास्ट, ठीक है, क्लिफ्टन में वो कहीं वाक़ है, और उसके अस्तगफिरुल्लाह, वो उसके इर्द गिर्द आप जा सकते हैं। मतलब वो कैनेडियन फ्रेंचाइज तो बीच में बैठी हुई है, आप इर्द गिर्द जाने की जरा कोशिश करें। फ्रेंचाइज अगर वो आगे देखें तो कहेंगे कि ये क्यों खोली थी इन्होंने यहाँ पे। हाँ, तो पूरे एक्चुअली यूनिवर्सिटी रोड ले लें, आप हमारी चंडीगढ़ रोड ले लें, आप मतलब जहांगीर रोड ले लें, वी कैन नेम सो मैनी जिनका यही हाल है। अच्छा, आप लोगों ने नोटिस किया कि आटा महंगा हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि हम जब रिपोर्ट करते हैं तो हमें तो मुल्क में गंदम का कोई बहरान नहीं नज़र आ रहा, कोई बड़ी वजह नहीं नज़र आ रही, लेकिन फिर भी आटा जो है वो उसकी कीमतें बढ़ रही हैं। So that is something और that we आवाम need के to... होश उड़ रहे हैं, जिस कीमत पर दुकानदार चाहते हैं आटा बेच रहे हैं, मतलब मनमानियाँ चल रही हैं।
अब अफसोस की बात यह भी है कि कोई पूछने वाला नहीं है। चारों सूबों के अवाम आटा महंगा होने की शिकायत कर रहे हैं। सिर्फ एक हफ्ते के दौरान 20 किलो आटे का थैला कोई 50-100 रुपये नहीं बल्कि 600 रुपये के करीब महंगा हुआ है। 600 रुपये के करीब महंगा हुआ है। और दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी आटे के 20 किलो थैले की कीमत मुल्क में सबसे ज़्यादा ऊपर गई है, 2893 रुपये तक अब ये फाइनली पहुंच चुकी है। सो अगर एक महीने में आटे का 20 किलो का थैला, जो लिटरली अगर 6 अफराद पर मुश्तमिल या 7 अफराद पर मुश्तमिल आपका घर है तो आधे महीने में इस्तेमाल हो जाता है। अच्छा, लेट्स गो टू पेशावर फर्स्ट। वी आर गोइंग टू गो टू आवर कॉरेस्पॉन्डेंट्स एंड फाइंड आउट कि क्या हो रहा है। पेशावर में हमें ज्वाइन किया है अरूबा इब्राहिम ने, हमारी साथी हैं और वो हमें बता रही हैं कि वहाँ आटा किस भाव मिल रहा है। जी अरूबा। जी, पंजाब से आटे और गंदम की तस्कीर पर पाबंदी के बाद से खैबर पख्तूनख्वा भर में आटे की कीमतों में नुमाया इजाफा देखने में आया है। पेशावर की मार्केट में भी आटे की कीमत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। गुज़िश्ता 10 दिनों के दौरान आटे की 20 किलो के थैले में 200 रुपए तक का इजाफा हुआ है। आज आटे का 20 किलो का थैला 2800 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है, जबकि 20 किलो के फाइन आटे के थैले की कीमत 3000 है। तहसील पर पाबंदी के बायस सूबे की सप्लाई चेन मुतासर हुई है, जबकि मकामी पैदावार सूबे की जरूरियात पूरी करने से मुतासिर है। इसके बायस सबसे ज्यादा मुतवस्सित तबका और गरीब तबका मुतासिर हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ आटा डीलर एसोसिएशन के नायब सदर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। एक पाकिस्तान है और एक पाकिस्तान में दो आइन चल रहे हैं। पंजाब में आटा जो है वो 1800 रुपए में मिल रहा है और बीके में जो आटा है वो 3000 रुपए में मिल रहा है। तो ये सरासर ज्यादती है। एक मजदूर की दिहाड़ी सिर्फ और सिर्फ 800 रुपए है, तो वो कहाँ से ये आटा खरीदेगा। ये शहरियों का कहना है कि आटे जैसी बुनियादी जरूरत की कीमत में इजाफे के बायस उनका घरेलू बजट काफी मुतासिर हुआ है और इसके बायस उनकी रोजमर्रा अखराजात भी पूरी करने में मुश्किलात हो रही है। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि बैनुल सूबाई तहसील को बहाल किया जाए ताकि कीमतों में इस्तेहकाम आए और आवाम को रिलीफ मिल सके। जी है तो सही फिर ये इशू। चले, पेशावर में हमने देख लिया, अब लेट्स गो टू फैसलाबाद और वहाँ हमें बता रहे हैं इरफानुल्लाह। जी, फैसलाबाद में भी जो आटे की कीमतें हैं उनमें जो है वो इजाफे का रुझान है। जो सरकारी निर्ख हैं वो 10 किलोग्राम आटे के जो है वो 905 रुपये जो है वो आटे की कीमत है 10 किलो के थैले की। लेकिन अमूमी तौर पर 10 किलो का जो थैले का आटा है वो दस्तयाब नहीं है। 15 किलो की जो थैले का आटा है वो तकरीबन हर जगह पे दस्तयाब है और उसकी कीमतों में हम देख रहे हैं कि मुसलसल इजाफा का रुझान है। इस वक्त उसकी कीमत जो है वो 2100 से 2150 रुपये तक पहुंच चुकी हुई है। जो इस तरह से जो ये आटा है फैसलाबाद में वो किसी जगह पर 130 रुपये, कहीं पर 135 रुपये और कहीं पर 140 रुपये में जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। गंदम है आम मार्केटों में, उसकी जो कीमत है वो रोज़ाना की बुनियाद पर उसमें भी इजाफा हो रहा है और ये बताया जा रहा है कि इस वक्त गंदम जो है वो 4500 रुपये फ़ी मन तक जो है उसका निर्ख पहुंच चुके हैं, जिसकी वजह से जो है चक्की का आटा भी महंगा हो रहा है और उसके अलावा जो प्राइवेट जो है 15 किलो की पैकिंग में दस्तयाब जो आटा है उसकी कीमत भी मुसलसल बढ़ती जा रही है। अभी हम जाएंगे क्वेटा और वहाँ शहाब उमर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। जी शहाब। देखिए जी, क्वेटा शहर में भी जो आटा है इसकी कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। 1.5 माह कबल जो आटा 20 किलो का था वो 2300 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा था। अब इसकी कीमत में 300 रुपये का इजाफा देकर जो ओपन मार्केट है वो 2600 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है, जबकि जो होलसेल है 2550 रुपये में जो है 20 किलो आटे का थैला दस्तयाब है। इस हवाले से जो हमारी जो दुकानदारों से बात हुई उनको यही बताना था कि जो मिल से उनको महंगे दामों आटा मिल रहा है, इसकी वजह से वो इसकी कीमतों में बढ़ाने पर मजबूर हैं। जब हमने मिल मालिकान से सवाल से पूछा तो उनका ये बताना था कि क्वेटा में जो गंदम की जो कीमत है उसमें इजाफा हुआ है। 100 किलो जो बोरी है जो वो तकरीबन 1 से 1.5 माह कबल वो 9600 रुपये में दस्तयाब थी। अब उन्हें 2000 रुपये के इजाफे के साथ 11600 रुपये मिल रही है। अक्रॉस द कंट्री हम देख रहे हैं, हमने फैसलाबाद से रिपोर्ट किया, हमने क्वेटा से, हमने पेशावर से, आटे की कीमतों में इजाफा हुआ है। अभी प्रॉपर्ली ये समझ नहीं आया कि ये क्यों होता चला जा रहा है। मैंने ना ज़रा डिसेंट से शादी करनी है, डिसेंट से कपल लगने चाहिए हम। मुझे ना वो आतिशबाजी बड़ी अच्छी लगती है। पाकीज़ा जी, मुझे माफ कर दे, हमें जाने दे, हमें छोड़ दे।
पूरे शहर में 2 टके की इज्जत करती है हमारी। कुछ तो मर जाती मेरे हाथों। एक तरफ तो मुझे सहन में दफना रहे थे, दूसरी तरफ मेरा निकाह ही पढ़वा दिया। आपको कबूल है? We are going to talk about this. कुछ ऐसे ट्रेलर्स प्रोमोज आते हैं कुछ हमारे ड्रामों के जिनसे पता चल जाता है कि क्या चीज़ आने वाली है एंड हाउ पावरफुल इट इज़ गोइंग टू बी, और फिर जब पता चलता है कि किसने लिखा है और किसने डायरेक्ट किया है, देन यू जस्ट कांट वेट फिर वो फॉर वाकई इट टू पावर हैपन। हाउस इन द ट्रूएस्ट सेंस ऑफ द वर्ड, और फिर प्रोडक्शन जो है वो भी उसमें अहम किरदार अदा करती है, बन जाता है। लेकिन बाज़ विजुअल्स होते हैं जो आपको झंझोड़ कर रखते हैं और रख देते हैं, और एक और पाकीज़ा के विजुअल्स या इसके ट्रेलर ने भी हम सबको झंझोड़ कर या हमें सवाल करने पर ज़रूर मजबूर कर दिया कि व्हाट इज़ दिस स्टोरी अबाउट। और इंटरेस्ट तो सर्टनली पैदा हो ही जाता है जब ये विजुअल्स और ये डायलॉग्स और ये चेहरे हों। सारे ही नामवर अदाकार हैं और आपको पता है कि हम जिस माशरे में रह रहे हैं यहाँ ख़वातीन के हकूक़ से मुतालिक एक जंग लड़ी जा रही है और हुकूमतें, तंजीमें सारे अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि असल तब्दीली माशरती सोच में तब्दीली आगही से ही आएगी। और हम कितनी बार ये बात कर चुके हैं कि हम क्या बदलें जब माइंडसेट्स ही नहीं बदल रहे। तो ये एक छोटी छोटी कोशिश, छोटी छोटी काविशें जो हैं हम अपने ड्रामा सीरियल्स में आजकल देख रहे हैं। केस नंबर 9 था जिसने किस तरह एक रेप विक्टिम अपनी जंग लड़ती है, जीतती है, किन हर्डल्स का उसे सामना है, क्या कानूनी नुकात हैं, ये सब एक ड्रामे की शक्ल में आवाम को बताया गया, समझाया गया। इससे लड़कियों को हौसला है और माशरे की सोच भी तब्दील करने के लिए एक छोटी सी काविश तो है जियो टीवी की भी। कैनेडियन हुकूमत और काशिफ फाउंडेशन के ताउन से एक सीरियल नया बना है जिसका नाम है एक और पाकीज़ा। हर बुध और जुमेरात की शाम 8 बजे जियो टीवी पर इसे पेश किया जाएगा। इसके क्या पहलू हैं, इसी पे बात कर लेते हैं। इसमें बड़ी चीजें हैं, डिजिटल हरासानी, ब्लैकमेलिंग वगैरह, बट एनीवे वी हैव बीगुल विद अस हु इज द राइटर पार एक्सेलेंस हम इन्हें कहेंगे, क्योंकि इनका लिखा हुआ जो भी काम होता है आप तवज्जो से वो देखते हैं, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ मीनिंग एंड डेप्थ टू इट। उन्होंने हमें ज्वाइन किया है और साथ ही काशिफ निसार हैं हु रियली नीड्स नो इंट्रोडक्शन इन द सेंस कि जो अच्छे ड्रामे आपने देखे हैं इन रीसेंट पास्ट एंड इन द पास्ट एज वेल, वो इन्हीं ने डायरेक्ट किए। टू डरसी जाती है सिला टू रकीब से एंड द लिस्ट इज सो लॉन्ग। काशिफ का बॉडी ऑफ वर्क भी ह्यूज है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। दोनों को हम खुशामदीद कहेंगे अपने शो में। बीगुल लेडीज फर्स्ट, तो मैं आप ही से शुरू करूंगी। जब आप कुछ लिखती हैं तो क्या एक डायरेक्शन होती है, एक डायरेक्टिव दिया जाता है कि आपको क्या लिखना चाहिए, या फिर यू आर गिवन कंप्लीट फ्रीडम टू डू व्हाट यू वांट टू? जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि हमें बुलाया आपने अपने शो पे। देखिए जी, ये वाला पर्टिकुलरली जो ये वाला प्रोजेक्ट है एक और पाकीज़ा, ये क्योंकि मुझे कहा गया इसे लिखने का, कश फाउंडेशन ने रीच आउट किया और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि जो एक्सेस है जुडिशल राइट्स का ख़वातीन का पाकिस्तान में, उस पर बात की जाए। ये एक लाइन थी जो मुझे दी गई थी। अब फॉर मी आई एम अ फिक्शन राइटर, मेरे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था और मैं थोड़ी सी रिलक्टेंट भी थी शुरू में, क्योंकि देखिए गुड और बैड, जब कोई एजेंडा बेस्ड चीज़ आपको लिखनी होती है और आप एक आज़ाद राइटर होते हैं ना, तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, बिकॉज इट बाय द एंड ऑफ द डे इट्स एन एंटरटेनमेंट मीडिया। तो आपको उस तरफ जब जाना होता है तो आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ना प्रीची ना हो जाएं, इस्लाही ना हो जाएं कॉन्शियसली। आपका जो कलम का एक ऑर्गेनिक प्रोसेस होता है कहानी कहने का, वो कहीं कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जाए। तो वो शुरू में जो मुझे लगा बिफोर आई स्टार्टेड राइटिंग दिस सीरियल, वो मुझे मेरे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था टू मेक इट ऑर्गेनिक। इट हैज़ टू कम टू मी ऑर्गेनिकली, नेचुरली। और वो मुझे लगता है कि जब मुझे कश्फ वालों ने बिठा के एक प्रेजेंटेशन दी और मुझे उन्होंने बताया कि ख़वातीन का क्या हाल है लीगल राइट्स के लेकर पाकिस्तान के अंदर, इट मूव्ड मी सो मच कि देन एक और पाकीज़ा हैपेंड ऑन इट्स ओन वेरी ऑर्गेनिकली विद ऑल इट्स स्ट्रेंथ। और मैं बहुत खुशकिस्मत इस मामले में हमेशा रही हूँ कि बहुत फ्रीडम मुझे मिला है लिखने का, अदरवाइज़ मैं लिख ही नहीं पाती। एंड देन मेरा और काशिफ का ये पहला प्रोजेक्ट साथ नहीं, हमने बहुत सारे काम इकट्ठे किए पिछले 4-5 साल से। All my projects are being done or directed by काशिफ। तो हमारी एक विजन अलाइनमेंट है एक नेचुरली,
तो वो एक बहुत बड़ा मुझे कॉन्फिडेंस था कि काशिफ इज गोइंग टू डायरेक्ट इट एंड ही नोज व्हाट आई एम राइटिंग एंड ही कैन रीड माय स्क्रिप्ट। सो एंड काशिफ वालों ने मुकम्मल आज़ादी दी, वो जो आपको ये डेफिनेटली बड़ी ब्लेसिंग होती है जब लाइक माइंडेड लोग अलाइन टुगेदर एंड कम आउट विद समथिंग यूनिक। राइटर टू गेट अ डायरेक्टर हु हैज द सेम विजन अलाइनमेंट, वो जो आप लिख रहे होते हैं तो आपके जहन में वो मंजर होता है और वो मंजर एक्चुअल स्क्रीन में आ जाए तो फिर उससे बड़ी क्या ही बात हो सकती है। जी काशिफ, हमें पता है आपकी पार्टनरशिप है, आपने बीगुल के और भी लिखे गए ड्रामे डायरेक्ट किए हैं, लेकिन इस किस्म के टॉपिक्स को डायरेक्ट करना, उसमें आप वैसे तो एक माहिर तरीन डायरेक्टर हैं, बहुत आपको इश्यूज़ को लेके सेंसिटिव भी रहना पड़ता है, हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स और वैल्यूज़ को भी मलूज़े खातिर रखना पड़ता है, कहीं कोई बात ऑफेंसिव ना हो जाए, कहीं आपको पता है ना आए दिन बैन भी लग जाते हैं फिर चीज़ों पे। हाँ, किस तरह डील करते हैं आप जैसे तजर्बाकार डायरेक्टर इन तमाम पहलुओं को लेकर? अस्सलाम वालेकुम जी, शुक्रिया बहुत। जी यकीनन मुश्किल था मौजू, और हमारी सोसाइटी तैयार भी नहीं है, रिएक्ट करते हैं बहुत जल्दी, स्पेशली डिजिटल मीडिया ने जिस तरह से हमें घेर रखा है। तो लेकिन मुझे एक सहूलत ये थी कि बीगुल थी दूसरी तरफ, तो मुझे पता है उनके यहाँ सेंसिटिविटी भी बहुत है और जहानत भी बहुत है, तो वो तो हमें पता, इतनी तो चालाकियाँ में आई गई हैं कि एक सेंसिटिव मौजू को किस तरह शुगर कोट करके हमने एक मीठी सी गोली के साथ बना के पेश करना है। सो इतनी तो ट्रेनिंग हमारी होगी। दूसरा, ओवर द ईयर्स इतना रह के काम कर के यहाँ पे एक सेल्फ सेंसर भी हमारे अंदर जो है वो बहुत एक्टिव होता है हर वक्त, तो इतना हमें समझ आ ही जाता है कि कितनी बात कहनी है, कैसे कहनी है, क्या डाइजेस्ट हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। लेकिन यस, इट वाज अ वेरी सेंसिटिव इशू। तो ये पूरा ड्रामा बन के आपके पास आया या आप ड्यूरिंग द प्रोसेस में इन्वॉल्व थे, एज इन ड्यूरिंग व्हेन इट वाज बीइंग रिटन? नहीं, हम मुसलसल, मैं बीगुल और कशिफ फाउंडेशन, हम मुसलसल इसकी डेवलपमेंट में सब हिस्सा थे इसका। पहले दिन से, कॉन्सेप्ट से लेके जब हम कहानी बन रही थी तब भी हम सब इसका पार्ट थे, जब कैरेक्टराइजेशन हो रही थी तब भी उसका पार्ट थे, और इस वजह से हमें जब ये प्रोजेक्ट सेट के ऊपर आया तो तब तक ये मुझे नजर आना शुरू हो गया हुआ था कि अच्छा ये है। राइट, आप इतनी डिटेल में यानी जा चुके थे। बीगुल, आपसे पूछना चाहते हैं, ऑब्वियसली आफ्टर ऑल टेलीविजन है, एज मच एज अ मैसेज वी वुड लाइक टू गिव अक्रॉस, इट्स स्टिल कंसिडर्ड एंटरटेनमेंट। अब उस एंटरटेनमेंट की मद में क्या आपको बड़ा कॉन्शियसली लिखना पड़ता है कि देयर हैज टू, इट्स अ वेरी मीनिंगफुल प्रोजेक्ट बट इट शुड ऑल्सो गिव अ मैसेज एंड एंटरटेन पीपल? मतलब ये ना हो कि लोग जो नहीं सुनना चाहते, नहीं देखना चाहते, वो चैनल ही चेंज कर दें, जी हमने नहीं देखना। तो क्या आपको उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स डालने पड़ते हैं? अगेन मे बी शायद कहीं अनकॉन्शियसली ऐसा हो जाता हो, लेकिन ये कॉन्शियसली मेरी तरफ से तो नहीं हो पाता कि मैं इसको एंटरटेनिंग रखूं। You know, it can never be so thought out. लेकिन ये ज़रूर होता है कि और ये भी नहीं होता कि मैं कोई मैसेज देना चाहती हूँ। देखिए, मेरी कोई पोजीशन नहीं है सोसाइटी में कि मैं कोई मैसेज दे पाऊँगी किसी को। मेरा ख्याल है मेरा सिर्फ काम इतना होता है कि जो मुझे नज़र आ रहा है अपने आसपास, जो कुछ इस सोसाइटी में हो रहा है एज इट इज़, मैं उसको रिफ्लेक्ट कर सकूँ थ्रू माई राइटिंग। दैट इज इट। और अगर वो मैं करती हूँ तो मेरा ख्याल है तभी कनेक्ट भी कर पाती है आपकी ऑडियंस, बिकॉज दे आर अवेयर एंड फेमिलियर विद दिस, यू नो, दे हैव आल्सो सीन दैट। दे आर वेरी तो स्मार्ट। अगर वो कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाए तो फिर बात बन जाती है। अच्छा, लेकिन कश फाउंडेशन के जो प्रोजेक्ट्स हमने इन द पास देखे हैं, मतलब रिसेंटली जर्द पत्तों का बन है, उससे पीछे चले जाएं उडारी, विच वाज क्वाइट गेम चेंजर काइंड ऑफ सीरियल, मतलब पुशिंग द एनवेलप वाली बात तो चल ही रही है। जब भी इनके साथ, इनके नाम के साथ कोई ड्रामा आता है तो उसमें सर्टन क्वार्टर्स का इंटरेस्ट ज़रा ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज एक एक्सपेक्टेशन भी होती है। काशिफ, वाइल डायरेक्टिंग हाउ डू यू डू दैट? अब आपने ये तो बता दिया कि वो ऑलमोस्ट नज़र आना स्टार्ट हो चुका होता है बाय द टाइम इट गेट्स ऑन द फ्लोर द प्रोजेक्ट, लेकिन फिर भी वाइल डायरेक्टिंग इट कोई ट्वीक्स वगैरह आप करते हैं ऑन द स्पॉट, थिंकिंग कि ये ज़रा बेहतर विजुअली बेहतर लगेगा या मैसेज बेहतर जाएगा?
जी, ये तो प्रोसेस का हिस्सा होता ही है। आप बहुत सारी चीज़ें आपको समटाइम्स आर्टिस्ट जो है वो दरअसल ड्रामा मुख्तलिफ स्टेजेस पे इंटरप्रेट हो रहा होता है। जब राइटर के पास होता है तो वो उसको इंटरप्रेट कर रहा होता है, डायरेक्टर के पास आता है तो वो अपनी इनपुट देता है, जब उस स्क्रिप्ट एक्टर के पास जाता है क्योंकि एक्टर लिव कर रहा होता है उसके अंदर, तो एक्टर वो अपनी अपनी सतह पे उसकी इंटरप्रिटेशन कर रहा होता है। इसीलिए ये काम जो है ये मिल मिला के ही होता है, ये किसी एक आदमी का क्रेडिट नहीं होता। इसमें जब म्यूजिक की बारी आती है तो म्यूजिक कंपोजर जो है या बीजीएम जो है उसके थ्रू भी स्टोरी टेलिंग की जा रही होती है। एक कंबाइंड एफर्ट है और प्रोसेस है। इस प्रोसेस में अगर आप इन्वॉल्व हैं, ऑनरशिप है इसमें मौजूद लोगों की, तो आपको उसका रंग जो है स्क्रीन पे नजर आना शुरू हो जाता है। इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अच्छा काशिफ, हमने आपसे कास्टिंग के बारे में पूछना है कि ये चॉइसेस आपकी शुरू से आपने बना लिया था। सहर अपने आप को मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में प्रूव कर चुकी हैं। नमीर इज़ रिलेटिवली अ न्यूअर एक्टर लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गौहर रशीद, नूर वगैरह, ये नूर साहब को तो ज़ाहिर है कौन नहीं जानता। लेकिन बिगुल, उससे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे थोड़ा सा कहानी के बारे में, हमें जितना भी आप बता सकें कुछ शेयर कर सकेंगी कि ये कहानी किसी रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड है, इंस्पिरेशन है कहीं से जो आपने हासिल की और उसके गिर्द कहानी बुनी। ये डिजिटल, हमें इसमें डिजिटल हरासमेंट और ऑनलाइन हरासमेंट, साइबर हरासानी, इसका अंसर भी कहीं कहीं नज़र आ रहा है। जितना आप शेयर कर सकती हैं प्लीज़ कहानी के बारे में बताइए। जी, सो देखिए, बेसिकली जो एक इसका मेजर प्रेमिस है वो तो साइबर क्राइम है। साइबर क्राइम एंड नॉट ओनली अगेंस्ट विमेन, मेन एज वेल। ये भी बहुत हमारे यहाँ होता है कि हम बहरहाल ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत अप्रेस्ड है औरत हमारी सोसाइटी में, उसी के लिए हम लोग ये सब कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साइड बाय साइड मर्दों को भी ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना है। और तो मुझे लगता है कि एक पैरेलल ड्रॉ हुआ है साइबर क्राइम अगेंस्ट मेन एंड वुमेन इन आवर सोसाइटी, और उसका रिएक्शन क्या आता है सोसाइटी की तरफ से, कितना प्रेशर में जाती है पूरी फैमिली उसकी वजह से, किस तरह उनकी ज़िंदगियां बदल जाती हैं। ये तो एक मेजर प्रेमिस है। बट अदर दैन दैट देयर आर मल्टीपल अदर इश्यूज, और जो विमेन सेंट्रिक इश्यूज हैं, लाइक इनहेरिटेंस का इशू है शादी के अंदर, अबैंडनमेंट है शादी के अंदर, कि आपको अबैंडन कर दिया जाता है एंड द हस्बैंड जस्ट डिसअपीयर्स एंड यू नो वेयर यू नो, तो आपको उसको किस तरह से डील करना है। सेकंड मैरिजेस में दूसरी बीवी के क्या राइट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं उन सबको कहीं ना कहीं आई ट्राई टू निट देम टुगेदर, बट द मेजर प्रेमिस इज साइबर क्राइम, बिकॉज मुझे लगता है बहुत रैम्पेंट है। और दूसरी बात ये है कि ऑफ कोर्स इंस्पिरेशन इसी माशरे से है। सारा वक्त हम ये चीज़ें सुनते हैं, सारा वक्त हम ये न्यूज़ बेशक दीज आर द रियलिटीज ऑफ आवर सोसाइटी एज वेल। और यूर राइट, किसी एक ट्रू स्टोरी पे ना भी बेस किया हो, छोटी छोटी सारी ट्रू स्टोरीज ही होती हैं, बिकॉज वी हैव सीन दैट हैपनिंग एज वेल। क्विकली नाउ आप दोनों से ये सवाल है, आप लोगों का भी इसमें से होती है, हिस्सा होता है ऑफ हु गेट्स टू एक्ट आउट यू नो व्हाट यू हैव रिटन। बिल्कुल नेचुरली आप जब लिख रही होती हैं, आई एम नॉट सेइंग कि आपको कोई कैरेक्टर, कोई एक्टर इन माइंड होता होगा, लेकिन एट द टाइम ऑफ कास्टिंग आर यू अ पार्ट ऑफ इट? जी, जैसे भी काशिफ ने कहा, इट्स अ वेरी कोलैबोरेटिव बॉडी ऑफ वर्क, यू नो। सो जब मैं लिख रही होती हूँ तब तो आई डोंट हैव अ फेस टू माई कैरेक्टर, विच इज़ गुड इन अ वे, बट व्हेन आई एम ऑलमोस्ट 60% थ्रू, देन ऑफ कोर्स काशिफ एंड आई डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स। काशिफ इज, बिकॉज ही इज़ अ डायरेक्टर, इनको काम लेना होता है, तो ही इज़ जस्ट टू गुड एट इट। आई एम नॉट दैट गुड। आई थिंक मैं इतना अच्छा सजेस्ट नहीं कर पाती हूँ हर बार काशिफ को, बट ही ऑलवेज शेयर्स एवरीथिंग विद मी कि मुझे ये लग रहा है, व्हाट डू यू थिंक, सो ही डज आस्क फॉर अ सजेशन। सो काशिफ, आपने ये जो नाम हमारे सामने हैं, नमीर हैं, सहर हैं, मिर्जा गौहर रशीद हैं, इसमें बाकी सारे एक्चुअली जरा आमना इलियास हैं, ये सब आपने सोचे हुए थे या मतलब कुछ एक पूल ऑफ टैलेंट में से आपने इन लोगों को फिर चुना? खैर, अब तो ड्रामा इज ऑलमोस्ट मैनेजिंग आर्टिस्ट। अब तो कुछ सिचुएशन इस तरह की होगी हुई है, लेकिन लकीली हम जब कास्टिंग के प्रोसेस से गुजरते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। समटाइम्स आर्टिस्ट की अवेलेबिलिटी होती है, टाइमलाइंस होती हैं, लेकिन लकीली मेरा पहला प्रोजेक्ट है इन दोनों के साथ, नमीर के साथ और सहर के साथ, और इन दोनों ने मुझे बिल्कुल हैरान कर दिया
जिस तरह से इनकी ऑनरशिप थी और जो अंडरस्टैंडिंग थी, मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। दोनों की एज बहुत कम है और ये मौजू बहुत सेंसिटिव भी था और ये बहुत लेट भी था और करेक्टराइजेशन भी बिल्कुल की बहुत आसान नहीं होती है। मल्टीपल कम्युनिकेशन हो रही होती हैं, मल्टीपल इमोशंस होते हैं जो एक वक्त में एक्सप्रेस किए जा रहे होते हैं। सो आप यकीन कीजिए, ये जो हमारे नए एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, ये बहुत ज़हीन हैं और बहुत टैलेंटेड हैं और आई एम सो हैप्पी कि दे वर पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। इसमें कोई शक नहीं है। मतलब ये जो नए बच्चे हैं, ये नौजवान हैं, ये हम सभी को हैरान कर रहे हैं अपनी परफॉर्मेंसेस से। अच्छा बिल्कुल, ये भी बताइएगा कि ये जब एक्चुअल केसेस आते हैं सामने और हम लेट्स सपोज सोशल मीडिया पे भी देख रहे होते हैं कि कोई केस हो, तो हम कमेंट्स में वो डिवीजन ऑफ सोसाइटी भी नीचे देख लेते हैं कि कौन क्या कह रहा है, कौन किसकी साइड पे एंड ऑल दैट। सो वी आर जस्ट इमेजिनिंग कि आपको हाउ मच ऑफ इट डिड यू हैव टू कीप इन माइंड और कंसिडर कि लोगों का रिएक्शन क्या होगा, बिकॉज हमारी सोसाइटी एट द बेस्ट ऑफ टाइम्स डिवाइडेड ही रहती है। सम आर फॉर, सम आर अगेंस्ट। ऐसे केसेस भी हो, प्रूफ्स भी आ जाएं तो लोग नहीं मानते जिन्होंने ना मानना हो। आपके लिए लिखने के प्रोसेस में डिड यू हैव टू कीप दैट इन माइंड एज वेल? देखिए बिल्कुल, मेरा ख्याल है मकसद ही सीरियल का ये है कि कोई एम्पैथी जनरेट हो थ्रू दिस नैरेटिव, कि आप जो विक्टिम होता है उसी को आप मार के छोड़ते हैं through your comments and through your thinking and your mindset. आप कोई एम्पैथी, कोई हमदर्दी उनसे नहीं दिखाते। आप कभी भी ये उस इंसान को नहीं क्वेश्चन करते जिसने वो क्राइम किया है। वो तो एनोनिमस रहता है, उसका तो नाम भी नहीं होता कहीं कि कौन था जिसने, फॉर एग्जाम्पल अगर वीडियो वायरल हुई है तो हु वाज द वन जिसने की है वो वीडियो वायरल। नोबडी इज बीन बॉदर्ड टू चेक दैट आउट। असल कंसर्न तो ये होता है किसकी वीडियो वायरल हुई है, हुआ क्या है उसमें, उसको देखें हम। तो अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल ये बात है, और जो कोशिश है वो यही थी कि ज़रा सा माइंडसेट बदले। मैं और काशिफ एक दिन बैठे थे और हम यही सोच रहे थे एडिट पे कि काश इसके बाद लोग एटलीस्ट ये वीडियोस को वायरल करना, फॉरवर्ड करना ही बंद कर दें, या सोच लें एक दफ़ा उसको फॉरवर्ड करते हुए कि हम किसी की ज़िंदगी से खेल रहे हैं और ये हम न करें। तो मुझे लगता है कि ये था। एंड ऑल्सो माई फोकस वॉज दैट जुडिशल सिस्टम, तो देखिए बहुत देर के बाद आप पहुंचते हैं ना लॉ इन्फोर्समेंट तक, तो या कि आप अदालत तक पहुंचें या इंसाफ मांगे, वो जो एक सफ़र है विक्टिम का वहाँ तक का, स्पेशली द वुमन, उसके थ्रू, उसके बीच में उसके साथ क्या टूट फूट होती है, उसके साथ क्या सलूक होता है, वो किस किस चीज़ से गुजरती है, सिर्फ वो नहीं, उसके आसपास के सारे लोग। आई थिंक दिस इज़ व्हाट एक और पाकीज़ा इज़ टेलिंग अस अबाउट। And you know, we still see that. You know, we are seeing this. There could not have been a better time to release this project, I believe. बहुत शुक्रिया आपका बीगुल साहिबा, बहुत शुक्रिया। Thank you so much. We are so looking forward to this serial. आप दोनों ने हमेशा ही शानदार काम किया है और इस प्रोजेक्ट से भी भरपूर उम्मीद है। So starting from tomorrow actually, Wednesday, Thursday को होगा इसके 2 episodes per week, जो आजकल एक ट्रेंड भी बन गया, which is so good actually, वरना आप इंतजार में ही बैठ जाते हैं। एक और पाकीज़ा, you'll be able to watch it from tomorrow on Jio Entertainment. Let's talk cricket. और इसलिए भी क्योंकि कुछ इश्यूज हमें लगता है, हमें ये है कि हमें ही हो रहे होते हैं और ICC से बातें हो रही होती हैं और इंडिया में मैच खेलेंगे नहीं खेलेंगे, लेकिन इस बार ये हम नहीं है। बांग्लादेश जो है वो अपनी टीम भारत ना भेजने के फैसले पर बिल्कुल डटा हुआ है और भारतीय हुकूमत की सियासत इंटरनेशनल सतह के इवेंट को भी मजा करने पर तुली हुई है। बांग्लादेश के मुशीर खेल जो हैं डॉक्टर आसिफ नजरन उनका नाम है, उन्होंने कल फिर वाजे किया है कि बांग्लादेश टीम भारत जाकर वर्ल्ड कप नहीं खेलेगी और उनका कहना था कि बांग्लादेश ने भारत में ना खेलने का जो मौक़िफ़ अपनाया है, खुद ICC के पास उसका कोई जवाब नहीं बन पा रहा। और डॉक्टर आसिफ का ये भी कहना था, उनके मुताबिक ICC की सिक्योरिटी टीम ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ख़त लिखा है जिसमें बताया गया है कि अगर मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश के स्क्वाड में शामिल होते हैं तो बांग्लादेश टीम का सिक्योरिटी रिस्क बढ़ेगा। खुद बता दिया है उन्होंने। तो फिर अगर हम आगे से आके वो कहें कि जी हम तो खेलेंगे नहीं फिर आपके यहाँ, ये तो रीजन उन्होंने खुद ही फराहम कर दे दिया ना। क्या रीजन मांग रहे हैं? और ये भी कहा है कि ICC की सिक्योरिटी टीम का बयान वाजे कर रहा है कि बांग्लादेश टीम के भारत में खेलने के लिए हालात साजगार नहीं है। मतलब फैंस के शर्ट्स पहनने और झंडा उठाने तक की बात कर दी गई। मतलब फिर वाई बांग्लादेश ने ICC पर भारत के अंडर प्रेशर होने के बराह रास्त इल्जाम तो नहीं लगाए, लेकिन वज़ीर खेल ने मोहतात अंदाज अपनाते हुए ये ज़रूर कहा है कि अगर ICC वाकई एक आलमी इदारा बनना चाहता
चाहता है और वो भारत के कहने पर नहीं चलना चाहता तो बांग्लादेश को श्रीलंका में T20 वर्ल्ड कप खेलने का मौका दिया जाए। मतलब फिर ऑब्वियसली बात तो फिर ये बनती है। सोहेल इमरान हमारे साथ हैं, बात करते हैं। ये अब वी आर वेरी क्लोज टू द वर्ल्ड कप नाउ। सोहेल, ये तो बात जो है ये सॉल्व होके नहीं दे रही, बैक एंड फोर्थ खतों खतूत चल रहे हैं। ऑल्दो बड़ी क्लियर कट बात है भाई, एक टीम सेफ नहीं फील कर रही तो फिर उनके लिए कोई और ऑप्शन होना चाहिए। दुलारुमा, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो वाकई वक्त बहुत कम रह गया, 3 हफ्ते तकरीबन रह गए हैं। 7 फरवरी से का इवेंट शुरू होना है श्रीलंका और इंडिया में, और अभी तक ये गुत्थी जो है वो सुलझ नहीं रही। मैं समझता हूँ कि इसमें बांग्लादेश की जानब से गैर जरूरी जो बयानबाजी थी इस पूरे 10-12 रोज के अंदर, उसकी वजह से जो मामला है ये खासा पेचीदा हो गया हुआ है। जो उनके साबिक कप्तान है तमीम इकबाल ने 2-3 रोज पहले मीडिया टॉक की थी। उनका कहना था कि पहले टेबल के ऊपर आप अपना केस लड़ें और उसके बाद जो फैसला होता है उसको आप पब्लिक में लेके आए। आप अभी केस का फैसला हुआ नहीं है, उसके ऊपर कंक्रीट किस्म की कोई गुफ्तगू हुई नहीं है, तो आप वो वाला मामला जो है वो पब्लिक में लाकर और उसके ऊपर कमेंट्स करने शुरू कर देना, उससे आपका मामला जो है वो ज्यादा पेचीदा होगा। और यही अब सूरत हाल हो चुकी हुई है। एक डॉक्टर आसिफ नजरुल ने कल एक फुटबॉल का फंक्शन था वहां पर ढाका में, और उस फुटबॉल के फंक्शन के ऊपर उन्होंने, जाहिर है हॉट टॉपिक था और उसके ऊपर उन्होंने क्रिकेट भी बात की, और उन्होंने एक ऐसी चीज जो है वो मंजर आम पर ले आए जो कि एक इंटरनल खतो खताबत हो रही थी बीसीबी और आईसीसी की सिक्योरिटी टीम के हवाले से। ये वो प्लेटफॉर्म नहीं था जो कि आईसीसी ने बाकायदा तौर पर उनको रीलोकेशन के हवाले से बताना था, वेन्यूज के हवाले से। ये उनकी अभी इंटरनल डिस्कशन हो रही थी कि ये हमारी असेसमेंट है। वो उन्होंने खत जो है वो पब्लिक में आकर लीक कर दिया। यही वजह है कि जब वो खत सामने आता है तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा चिमगोइयां भी हुई और उसको नेगेटिव अंदाज में भी पेश करने की कोशिश की जाती रही। दूसरी जानब कुछ ही देर के बाद, सोहेल भाई ये बताइएगा कि ये जो खत है इसमें इनका अपना केस मजबूत हुआ या केस कमजोर पड़ा? क्योंकि अगर आईसीसी ये कह रहा है क्रिकेट बोर्ड को कि आपने फलां खिलाड़ी को रखा तो वो सिक्योरिटी रिस्क का बायस हो सकती है, या झंडे की बात या फैंस के जर्सी पहनने की बात, तो ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का केस मजबूत करती हैं तौजीहात। आईसीसी तो खुद सारे जो उन्होंने एग्जांपल्स हैं जो मांग रहे हैं वो कि बांग्लादेश दे, वो तो उन्होंने खुद दे दिए। जी डेफिनेटली, ये अगर डेफिनेटली उनका केस जो है वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का, जो कि सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से उन्होंने जाने से इनकार किया, उसको मजबूत करता है। मैं तो उस चीज की बात कर रहा हूँ कि ये सामने ना आता तो ये वाला फैसला जो है या ये जो मामला जो इतना कॉम्प्लिकेट अब बना दिया गया है वो कॉम्प्लिकेट ना होता है, फैसला करने में आसानी होती है। अब हर कोई इंडिया एक पर्सपेक्टिव अपना पेश कर रहा है, क्योंकि इंडिया का जो नैरेटिव है, अगर एक पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश की टीम भी जाने से इनकार करती है तो उनके ऊपर हरफ आएगा। वो कहेंगे जी हम सिक्योरिटी मुहैया नहीं कर सकते, तो वो तो अब अपना आपको इस खत के लीक होने के बाद या मंजर आम पर लीक या मंजर आम पर आने के बाद या ये बात सामने आने के बाद कि आईसीसी खुद भी हाथ खड़े कर रहा है और वो कह रहा है जी मुस्तफीज को रखा तो हमारे लिए सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं, क्या फैसला होता हुआ आपको इस ज़मन में नजर आ रहा है? क्या बीसीबी को इजाजत मिल जाएगी अपने मैचेस श्रीलंका में खेलने की? अब्दुल्ला, जैसे कि आपके इल्म में है कि जो इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है इंडिया मेन होस्ट भी है और उसका इन्फ्लुएंस भी है, सबको पता है उसका आईसीसी का। आईसीसी इतनी आसानी से या इंडिया इतनी आसानी से आईसीसी को ये फैसला नहीं करने देगा। वो तो सिर्फ उनको टेबल पे लाएगा और सबसे पहले उनको ये कहेगा कि आपके कोलकाता में 3 मैचेस हैं, एक मुंबई में है, ये आपके हम मैचेस जो हैं ये दूसरे वेन्यूज पर जहां से आपको थ्रेट्स आ रही थी वहां पर नहीं रखते, आपको दूसरे शहर में ले जाते हैं, जैसे कि चेन्नई भी है और दूसरा एक शहर जो केरला का है वो दिया जा रहा है कि आप वहां पर हम आपके मैचेस करा देते हैं। ये चीज जो होती हुई है वो उनको ऑफर की जाएगी पहले मरहले में, और उसके बाद देखा जाएगा कि बांग्लादेश बाज़ाब्ता तौर पर उससे भी इनकार करता सोहेल भाई, है। आपको पता है कि जब भी भारत से हमने अपने पाकिस्तान आके खेलने की बात की, उन्होंने यही हमें तौजीह दी कि हमारी सरकार, हमारी हुकूमत हमें इजाज़त नहीं देती। अगर बांग्लादेश क्रिकेट, तो ये हक सिर्फ भारतीय क्रिकेट बोर्ड को ही हासिल है या ये हक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भी हासिल है कि वो ये कह सकें कि हमारी हुकूमत हमें आपके यहाँ खेलने की इजाज़त नहीं देती, अब बताइए क्या करना है? जी बिल्कुल, हर कोई मुल्क है जो कोई भी है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, कोई भी कहता है अगर उसको एडवाइजरी हुकूमत की जानब से मिलती है तो उसको ऑनर किया जाता है और उसके ऊपर इस तरह का सैंक्शंस नहीं लग सकती जो कि एक दूसरे बगैर किसी वजह के अगर आप वहां पर नहीं जाते। लेकिन जो मीडिया में ये खबरें भी आ रही हैं, जो क्रिकेट वेबसाइट्स हैं वो भी ये भी कह रही हैं
कि डेफिनेटली हुकूमत का ना जाने का भी तस्करा किया है बांग्लादेश ने अपने दूसरे खत में, और ये भी कहा है कि वो वहां पर नहीं खेलेंगे, लेकिन एक स्पेसिफिक जो थ्रेट्स हैं, कोई एक एलिमेंट, कोई वो वाली जो शवाहिद है वो पेश नहीं किए गए कि किस तरह की उनको वहां पर थ्रेट्स हैं। उन्होंने जरूर अपना एक पूरे का पूरा एक टाइमलाइन बना के पेश जरूर किया है, लेकिन जिस तरह की रिक्वायरमेंट आईसीसी को दरकार है वो रिपोर्ट किया जा रहा है कि वो वाली जो थ्रेट्स हैं वो पेश नहीं की जा सकी बांग्लादेश की जानिब से। शुक्रिया। कॉरेट सोहेल इमरान, बात बिल्कुल वाज़ेह है, दोनों साइड खतो खिताबत में ही अभी लगे हुए हैं, हालांकि फैसला हो जाना चाहिए। लाइक सोहेल सेट के हार्डली 3 हफ्ते रह गए हैं। अच्छा जी, अब ज़रा बात कर लें कि अमेरिका बज़ाहिर ईरान को अपना अगला हदफ बनाने की धमकियां दे रहा है, और अगर वाकई ऐसा होता है तो ईरान पर अमरीकी हमला पूरे खित्ते यानी हमारा जो पूरा रीजन है उसके लिए नई तरह के चैलेंजेस लाएगा। ख़ास तौर पर पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी कॉम्प्लेक्स है। ईरान पाकिस्तान का हमसाया है, ताल्लुकात भी हमारे अच्छे हैं, अमरीका से ताल्लुकात जो है वो ठीक रखना भी बहुत अहम है। चीन की राय भी पाकिस्तान के लिए बहुत अहम होगी। अमरीकी सदर ट्रंप ईरान के मामले में अपने इरादे बड़ी हद तक जाहिर कर चुके हैं, और ट्रंप ने ईरान की जानिब से मुज़ाकरात के लिए राब्ता करने का दावा किया, मगर साथ ही मुज़ाकरात से पहले कार्रवाई की धमकी भी दे दी है। तो वो सारी चीज़ें भी साइड बाय साइड ईरान भी अपना मौक़िफ़ बड़ा वाज़े कर चुका है कि उन्होंने अपनी पूरी सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन तब्दील की, उसमें तरमीम की, और कहा कि अगर हमें लगा भी कि हमारी सलामती को खतरा है तो हम कोई कार्रवाई कर सकते हैं, और जवाबी कार्रवाई तो सर्टनली कर ही सकते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान से तजारत करने पर नई पाबंदियां भी आयद कर दी हैं। ईरान के साथ तजारत करने वाले किसी भी मुल्क में पर अमरीका 25% टैरिफ आयद कर रहा है, और इस इक़दाम का इतलाक़ फौरी तौर पर होगा। सो थिंग्स आर कॉम्प्लेक्स, और किस तरह सिचुएशन अनफोल्ड होती है, एवरीबडी इज लुकिंग एंड वाचिंग केयरफुली। जी डॉक्टर मलिहा लोधी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ये बताइएगा कि ईरान में मुजाहिरों के बाद से अमेरिका की जानिब से बराह रास्त धमकियां चल रही हैं। वेनेजुएला के बाद ये शक भी जोर पकड़ता है कि ट्रंप अपनी धमकियों पर अमल भी कर सकते हैं, बिकॉज वो करते रहते हैं, ही डज व्हाट ही सेज। तो क्या आपको ऐसा अंदेशा महसूस हो रहा है कि शायद ईरान के हवाले से भी ऐसा ही हो? सदर ट्रंप से मिक्स मैसेजेस आए हैं ईरान को। एक तरफ से तो धमकियां और यही कि फ़ौजी कार्रवाई हो सकती है, बल्कि काफ़ी ख़बरें आईं जो कि ट्रंप इंतज़ामिया ने शायद लीक की मीडिया को, जिसमें यह कहा गया कि जी वो कंसिडर कर रहे हैं कुछ फ़ौजी कार्रवाई करने की ईरान के ख़िलाफ़, मिलिट्री ऑप्शंस को कंसिडर कर रहे हैं। दूसरी तरफ, और मैं समझती हूँ ये ज़्यादा अहम है, उन्होंने ये भी कहा कि ईरान ने मुज़ाकरात की पेशकश की है अमेरिका को, जिस पे कि वो रज़ामंद हैं और वो भी चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों, और फिर ये भी कहा कि शायद जल्द वो शुरू भी हो जाएंगे बातचीत दोनों मुल्कों के दरमियान ईरान के जौहरी प्रोग्राम पे। आपको याद होगा कि ये पहले भी मुज़ाकरात होते रहे हैं, लेकिन जब अमेरिका और इज़राइल ने मिल के ईरान पे हमला किया था पिछले साल, तो उसके बाद से ज़ाहिर है मुज़ाकरात कभी रिज्यूम नहीं हुए। तो अगर अब ओमान बल्कि जो है वो मीडिएट करने की कोशिश कर रहा है, उनका वज़ीर ख़ारजा तेहरान में था 1-2 दिन पहले, तो उसके बाद ही फिर ये डेवलपमेंट हुई है जिसमें कि सदर ट्रंप ने कहा है कि मुज़ाकरात का यानी कि लाइकली हैं। सो अगर ये होता है और इस तरफ जाती है सूरत हाल, तो मैं समझती हूँ कि इससे फिर कशीदगी में कमी आएगी, सूरत हाल हो सकता है कि मामूल की तरफ फिर जाए। और जो ईरान की तरफ से इल्ज़ाम है कि अमेरिका और इज़राइल मिल के ये जो डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं और जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो मुजाहरे जो हैं उनके पीछे इनका हाथ है, तो ये भी फिर बात जो है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ख़त्म ही हो जाएगी। तो उम्मीद यही है कि मुज़ाकरात के ज़रिए ही ये मामला हल हो। आपको ये उम्मीद लग रही है कि शायद एक्शन तक बात ना पहुंचे? डॉक्टर साहिबा, ट्रंप की जानिब से इशारा दिया गया कि ईरान के साथ मुज़ाकरात का ऑप्शन मौजूद है, जैसे अभी हम जिक्र भी कर रहे हैं। ईरानी क़यादत में मुज़ाकरात के लिए तैयार है, ऐसा होता है तो सर्टनली अच्छी बात तो है, लेकिन मुज़ाकरात का माहौल कैसे पैदा किया जाए और किसे माहौल बनाना होगा मुज़ाकरात का? मेरा नहीं ख्याल इतना मुश्किल होगा मुज़ाकरात का माहौल पैदा करने। अगर दोनों ममालिक जिन्होंने बातचीत करनी है वो अगर रज़ामंद हैं, तो माहौल तो बहुत जल्दी से तब्दील भी हो सकता है। ज़ाहिर है
जिस तरह की सूरत हाल अभी है ईरान के अंदर भी, और जाहिर है बाहर भी इस हवाले से कि ईरान एलेज कर रहा है कि जी बाहर से भी इन मुजाहरों को इंसाइट किया जा रहा है और डेमोन्स्ट्रेटर्स के पीछे एक फ़ॉरेन हाथ है। तो मुज़ाकरात बिल्कुल खुशाइंद होंगे। ख़ास तौर पे मेरा ख़्याल है पाकिस्तान एक हमसाया मुल्क है ईरान का, तो पाकिस्तान भी यही चाहेगा कि मुज़ाकरात के ज़रिए जो कशीदगी है उसमें कमी आए है और किसी तरह से जो जौहरी प्रोग्राम पे डिफरेंसेस हैं दोनों मुल्क के दरमियान ईरान और अमेरिका के, वो किसी तरह से रिज़ॉल्व हो जाएं। तो हम तो यही चाहते हैं कि हमारा ख़ित्ता डिस्टेबलाइज ना हो और अमन की तरफ जाए। अच्छा, पाकिस्तान के हवाले से बताएं कि इस पूरे मामले में पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी कॉम्प्लेक्स है। ईरान हमारा हमसाया है, अमेरिका से ताल्लुकात भी हमें ठीक रखना है, चाइना और रशिया का एक प्रेशर भी होगा। क्या इस मामले में पाकिस्तान के पास न्यूट्रल रहने का ऑप्शन है और न्यूट्रल रहना भी चाहिए या नहीं? पाकिस्तान ईरान का एक हमसाया मुल्क है, हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं ईरान के साथ, तो मैं नहीं समझती कि कोई इतनी प्रॉब्लमेटिक पोजीशन होगी पाकिस्तान के लिए अगर कोई फ़ौजी हमला होता है। ज़ाहिर है पाकिस्तान तो नहीं चाहेगा कि उसका हमसाया मुल्क और ये ख़ित्ता जो है वो किसी तरह से डिस्टेबलाइज हो, लेकिन अगर ऐसी कोई चीज़ होती है इज़राइल की तरफ से या अमेरिका की तरफ से जिसका ख़दशा अभी भी है, तो पाकिस्तान तो वही असूली मौक़िफ़ इख्तियार करेगा जो उसने पिछले साल किया था जब अमेरिका और इज़राइल ने हमला किया था ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे। तो इस पे तो मैं नहीं समझती कोई कन्फ्यूजन है या एम्बिग्विटी है। पाकिस्तान एक प्रिंसिपल पोजीशन पे कायम है और उसी पे कायम रहेगा, लेकिन पाकिस्तान की तवक्को और उम्मीद इसी पे है कि किसी तरह से मुज़ाकरात के ज़रिए पीसफुल एक सलूशन ढूंढा जाए और हमारा जो ख़ित्ता है वो इस तरफ ना जाए कि वो एक इंस्टेबिलिटी पैदा हो, जिसका ज़ाहिर है उसके फिर मनफी असरात होते हैं पाकिस्तान में। अभी भी जिस किस्म की हम देख रहे हैं मुज़ाहरे ईरान में, उसकी वजह से पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी कंसर्न है वो बढ़ गया है बॉर्डर के हवाले से। तो और जहाँ तक मुझे मालूम है पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर को हाई अलर्ट पे रखा है ताकि कोई ऐसा अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो। अगर ये मुज़ाहरे की वजह से कोई स्पिल ओवर होता है हमारे बॉर्डर पे, तो उसको इफ़ेक्टिवली रोकने के लिए या उसको मीट करने के लिए उस चैलेंज को आई थिंक पाकिस्तान इज़ कीपिंग अ वॉचफुल आई ऑन इट्स बॉर्डर विद ईरान। तो मैं नहीं समझती कि इस हवाले से कोई हमें इस तरह से कोई कंसर्न होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। और हम उस तरफ ही ना जाएं जहां हमें कोई साइडें लेनी पड़े या कुछ कहना पड़े। कि अमेरिका ने 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान किया है, जिसका इतलाक फौरी तौर पर होगा जो भी मुल्क ईरान से तिजारत करेगा। अब इस पर चीनी सफारत खाने का रद्द-ए-अमल सामने आया है, चीन का रद्द-ए-अमल सामने आया है। चीन का ये कहना है कि टैरिफ के बेबुनियाद और बेतरतीब नफाज के खिलाफ चीन का मौक़िफ़ हमेशा से वाज़ेह और मुस्तकिल रहा है। टैरिफ या तजारती जंगों में कोई फातेह नहीं होता, दबाव या ज़बरदस्ती से मसाइल हल नहीं किए जा सकते। चीनी तर्जुमान चीनी सफारत खाने का यह कहना है कि चीन अपने जायज़ मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करेगा। China would know, China just went through it and they dealt with it as well। तो प्रोग्राम में शुरू में हम आपको मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आटे की कीमत जो हालिया बढ़ी है, जो हालिया इजाफा है, उस बारे में अपडेट दे रहे थे कि किस शहर में कितना इजाफा हुआ है। लाहौर रह गया था। वैसे हर शहर में इजाफा तो हुआ है। यस, लाहौर से हमें जवाद मलिक बताएंगे लाहौर से। जी, आटे की कीमतों के अगर जायज़ा लें और इस हवाले से हमने जो सर्वे किया है मार्केट का, तो हमें इसमें इजाफा दिखाई दे रहा है। ख़ास तौर पर गुज़श्ता चंद रोज़ में इस पर खासी इसमें कीमतों में इजाफा देखा गया है। जो आटे की इस वक्त कीमत है वो 120 रुपये खुला आटा है, जो चंद रोज़ पहले 110 रुपये था, और जो बाज़ार में गंदम है इस वक्त वो मरहलावार बढ़कर 3500 से 4000 हुई। इस सूरत हाल रही, आटे की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी रहा। तो आने वाले दिनों में ना सिर्फ आटा मजीद महंगा होगा बल्कि रोटी महंगे होने का भी खदशा है। हमारी बात हुई डिप्टी डायरेक्टर फूड लाहौर से, उनका ये कहना है कि आटे की कोई किल्लत नहीं है, गंदम की कीमत बढ़ी है, लेकिन हमारी तरफ से जो कीमत है प्राइवेट सेक्टर से लेकर प्राइवेट गंदम जो है बाजार में हम दे रहे हैं, और ख़ास तौर पर जो सरकारी ज़खायर है वो भी वाफिर है। तो आने वाले दिनों में आटे की कीमतें नहीं बढ़ेंगी और गंदम की कीमत भी आइंदा चंद रोज़ में मुस्तहकम नजर आएगी।
ओके सेम टू सेम इधर भी वही है आटा महंगा हो रहा है सर्दी बढ़ रही है And that is it. What's the connection? So it was again a packed day, packed show. We're going to see you tomorrow, inshallah. Have a great day. Bye.